भिक्षु जैसा वेश वो क्या कर लेते हैं, भिक्षु जैसा वेश धारण कर लेते हैं। जब वो भिक्षु जैसा भेष को धारण कर ले रहे हैं तो उसके बाद वो वहां से फिर आगे चले। उन्होंने चन्ना से कह दिया कि तुम चले जाओ, मेरे घोड़े को लेकर तुम चले जाइए, अब मेरा मार्ग अलग हो चुका है दुनिया से, अब मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। जब वो यहां से जा रहे हैं तो वो यहां से आगे चलते हैं। जब आगे चले तो वो वैशाली पहुंचे। कहां पहुंचे? वो वहां से वैशाली पहुंचे। जब वैशाली पहुंचे तो जब वैशाली पहुंचे यहां पर इनकी मुलाकात आलार कलाम से होती है। किससे होती है? और ये आलार कलाम को अपना पहला गुरु बनाते हैं। कहां पहुंचे हैं? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, फिर वो कहां, यहीं पर आलार कलाम से मुलाकात हुई। आलार कलाम से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात होती है? आलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है। आलार कलाम, जो आलार कलाम है भैया वो सांख्य दर्शन का आचार्य है। आलार कलाम, आलार कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य है। सांख्य दर्शन के आचार्य थे ये, सांख्य दर्शन के आचार्य। और इन्होंने ही सिद्धार्थ को पहला संदेश दिया। लेकिन सिद्धार्थ जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे उस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ को नहीं मिल रहा है। जीवन में जो कुंठाएं हैं, उनके मन में जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे उस बात से। आचार्य थे और सिद्धार्थ के पहले गुरु। सिद्धार्थ लिखो या भगवान बुद्ध लिखो, भगवान बुद्ध के पहले गुरु है। भगवान बुद्ध के पहले गुरु। वैशाली जब भी पहुंचे हैं तो जहां वो, अब वैशाली को भी छोड़ देते हैं। वैशाली के बाद वो राजगृह पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? एक मिनट रुकिए, क्या हो गया? चलो, उसके बाद वो राजगृह पहुंचे। कहां पहुंचे? राजगृह पहुंचे। राजगृह पहुंचे। जब वो राजगृह पहुंचे हैं यहां पर रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। ये भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु थे। नमस्ते दादा भाई, इस कहानी को पूरा सिस्टमैटिक तरीके से समझो, पूरी कहानी भी अच्छी लगेगी और पता नहीं कितने फैक्ट एकदम से तैयार हो जाएंगे, है ना? कहानी भी अच्छी लगेगी और सुनने में मजा भी आएगा। ठीक है, समझे? नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलिए राजगृह भाई हम बोर्ड पीडीएफ से दे देते हैं। ठीक है, वो आगे देखोगे नहीं आ रही है तो हम उससे बात करेंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, हम हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ से हम बोर्ड पीडीएफ को सेंड कर देते हैं। तो मैं अभी उस मैनेजमेंट से बात करके मैं अभी आपको जो है बोर्ड पीडीएफ वाली बात क्लियर करा दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, वो राजगृह पहुंचे, यहां पर रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात। ये बुद्ध के दूसरे गुरु हैं। ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। दोनों ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध के ये दूसरे गुरु हैं भैया, है ना? रुद्रक रामपुत्र। भाई ये भी पूछा गया सवाल है कि भगवान बुद्ध के पहले गुरु कौन थे और बुद्ध के दूसरे गुरु कौन है? दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। कौन सी है? रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। जवानी, लड़कियां पैर नहीं छूती। ठीक है, लड़कियां पैर नहीं छूती हैं। ठीक है, देखिए राजगृह, जब ये राजगृह में है यहां पर भी बात नहीं बनी। अब वो उरुवेला पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए हैं? वो वहां पर उरुवेला पहुंचे। कहां पहुंचे? उरुवेला। यही उरुवेला में इनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। यहां पर 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई। इनसे 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। मच्छर काट गया क्या? इनसे 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई है। ये 5 ब्राह्मण थे कौंडिन्य, भद्द, अंज। ठीक है, ठीक है, ये 5 ब्राह्मण थे। ये थे कौंडिन्य। ये वही कौंडिन्य है जिसने इनके किसकी भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का राजा बनेगा या फिर सन्यासी बन सकता है। कौंडिन्य है, भप्प है, अस, भप्प, कौंडिन्य, भप्प और असंज। एक अस था या अंसज भी कहते हैं। भप्प, कौंडिन्य, अंसज भी इसका नाम दिया जाता है। भद्द कौन सा है? भद्द और आंज। भद्द एक ब्राह्मण था, आंज एक ब्राह्मण है। इन सबसे यहां पर मुलाकात हो रही है। आज आप ना थोड़ा सा जोशी का समझना कुछ नहीं है, इतने सरल तरीके से। अब देखिए बुद्धिज्म आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो वो एकदम ऐसा तरीका है कि जिससे तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा बुद्धिज्म में। विष्णुपाल मंडल जी देखिए, दे रीच टू उरुवेला एंड बीट द 5 ब्राह्मण्स। वो क्या कर रहे हैं? अनोमा नदी के किनारे वो जो है अपने वस्त्र त्याग देते हैं। उसके बाद वो वैशाली पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? वैशाली। वैशाली में उनकी मुलाकात आलार कलाम से होती है। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। किसके आचार्य हैं? सांख्य दर्शन के आचार्य हैं और भगवान बुद्ध के पहले गुरु थे। बात यहां बनी नहीं, वो जो बात पूछना चाहते थे वो कुछ समझ में नहीं आई उनके बात। फिर वो राजगृह पहुंचे, वहां पर इनकी मुलाकात मीट टू रुद्रक रामपुत्र। जो रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई, रुद्रक रामपुत्र भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु हैं। बात यहां पर भी नहीं समझ में आई। फिर वो उरुवेला पहुंचे। कहां पहुंचे? उरुवेला। यहीं पर उनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। 5 ब्राह्मण कहते हैं कि कहां जा रहे हो? बोले कि हम तो सत्य की खोज में जा रहे हैं। बोले वो मेडिटेशन से मिलेगा। देखिए उरुवेला में इन्होंने ध्यान लगाया। उरुवेला में इन्होंने ध्यान लगाया। उरुवेला में ही ये 5 ब्राह्मणों के साथ मेडिटेशन करते हैं। 5 ब्राह्मणों के साथ क्या करते हैं? 5 ब्राह्मणों के साथ, 5 ब्राह्मणों के साथ क्या लगाते हैं? ध्यान। यहीं पर ये मेडिटेशन कर रहे हैं।
जब ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो शरीर गौतम बुद्धा का बड़ा कमजोर हो चुका है ना। सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ का जो बचपन में नाम है गौतम बुद्धा का सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ का जो शरीर बड़ा कमजोर हो गया। एक दिन वो जब तपस्या लगातार चल रही थी तो अचानक, सुनिए मेरी बात आकिब, तो हुआ क्या कि वो उठे वहां से और उठकर ना वो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे थे, बहुत कमजोर बुद्ध हो गए थे। कहते हैं कि उस कमजोरी से उनको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गए, है ना। क्या हो गया जी? वो बेहोश तंज संज अस का नाम है भैया, क्या नाम है? वप और आंज है, वप अस आंज और असज, असज भी इसको कहते हैं, इसे असज लिख लो तुम, अस नहीं असज इसका नाम है, असज। देखो बेटा थोड़ा कहानी सुन लो, मेरा फ्लो जो है टूट जाएगा क्योंकि एसएससी में आया हुआ सवाल था, बताऊंगा अभी गोल्डन यादव। तो जब वो बेहोश होकर गिर गए तो तभी वहां जंगल से एक लड़की जा रही थी, लड़की का नाम था सुजाता। याद करिए आज से 3 से 4 साल पहले सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल था। जब वो सुजाता जा रही है तो सुजाता जंगल में जंगल के देवता को खीर चढ़ाने जा रही थी। वो वहां के एक बहुत बड़े सेनानी की बेटी है। वो देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बेहोश पड़े हैं, वो उन्होंने देखा कि तो बड़े कमजोर हो गए हैं, लगता है भूख प्यास से इनका जो शरीर है वो कमजोर हो गया, तो वो उनको खीर खिला देती है। जब वो खीर खिलाती हैं तो गौतम बुद्ध होश में आते हैं। होश में आने के बाद जब वो वापस 5 ब्राह्मणों के पास पहुंचे, उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में बताया कि हम तो जंगल में गए थे पुनीत और वहां बेहोश हो गए, वहां पर एक सुजाता थी, सॉरी एक लड़की है, उस लड़की ने हमें खीर खिलाई है। तो ये जो 5 ब्राह्मण हैं ये इनसे बहुत नाराज हो जाते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम कैसी तपस्या कर रहे हो, तपस्या कठोर होती है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल संभव नहीं है कि आप और हम एक साथ रह पाएं, आपने तपस्या के नियमों को तोड़ दिया है, आप समाज में से किसी व्यक्ति से खीर खाए, ठीक है, खीर खाए गिरधर। तो जब उन्होंने कहा कि ये कैसी बात हुई, यही गौतम बुद्ध कहते हैं बाद में कि मुझे ये बात समझ में आई कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही तो परमात्मा है। जब हम भूखे रहते हैं तो हम अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं, और जब हम आत्मा को कष्ट दे रहे हैं तो फिर हम उस परमात्मा को ही कष्ट दे रहे हैं। क्या है जी? हम उस परमात्मा को ही कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, ओके। किसको? परमात्मा को ही हम कष्ट दे रहे हैं। यहीं पर सुजाता के हाथों से खीर खाई, सुजाता के हाथों से, सुजाता के हाथों से खीर खा लेते हैं, सुजाता के हाथों से ये खीर खा लेते हैं, है ना। ईट द मिल्क फूड, ईट द मिल्क फूड बाई सुजाता। सुजाता कौन है? वो एक सेनानी की बेटी थी, वो एक सेनानी की बेटी थी। नाम लिख लीजिए, कौंडिन्य, भद्द, बप, आंज और असद। कौंडिन्य, भद्द, बप, अच्छा भय की जगह बहरे, ये बताइए मेरे साथ ऐसे नाम है ना, एक बार बप, कौंडिन्य, बप, असज, भद्द और आंज, ये 5 ब्राह्मण थे। अब जब यहां पर ये जब मामला खराब हो गया, है ना, भूखे रहकर करते हैं सर, हाँ मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, तो उसमें क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब वो खीर खा लेते हैं तो यहां पर विवाद हो जाता है, उरुवेला में विवाद हो जाता है। उरुवेला में क्या हो जाता है? उरुवेला में प्यारे साथियों विवाद हो गया है कि आपने ये क्या कर दिया सिद्धार्थ, है ना, ठीक है, आपने ये क्या कर दिया। जब उरुवेला में विवाद हो जाता है तब 2 बातें हुई। जो सिद्धार्थ थे वो उरुवेला को छोड़ देते हैं, उरुवेला बिहार में पड़ता है, बोधगया के पास, वो इनको छोड़ देते हैं। के बाद तब सिद्धार्थ उरुवेला को छोड़ देते हैं, उरुवेला को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, लेफ्ट द उरुवेला को छोड़कर गया पहुंचे। क्या पहुंचे? गया पहुंचे। लेकिन इस विवाद के बाद ये ब्राह्मण भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे, है ना, ये ब्राह्मण भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे कि इन्होंने भी कहा कि देखिए अब यहां पर माहौल तपस्या का रह नहीं गया है, हम भी इसको छोड़ देते हैं। 5 ब्राह्मण सारनाथ चले गए। जो 5 ब्राह्मण हैं वो कहां चले गए? 5 ब्राह्मण सारनाथ चले गए। कहां चले गए? सारनाथ चले गए। तो गौतम बुद्ध अब कहां है? गौतम बुद्ध अब कहां पर हैं? गौतम बुद्ध अब, गौतम बुद्ध अब बोध गया में है। यहां से बात क्लियर हो गई सर जी? नमस्ते नमस्ते, ठीक है। नहीं इतना नहीं खाया जाता कि बिल्कुल बाहर से नहीं खा सकते आप, अंदर से जो कुछ अरेंज कर सकते हो आप उसको खाइए, ठीक है। बुद्ध अब बोध गया में है। बुद्ध कहां पहुंचे? गया। बल्कि ऐसे देखिए बुद्ध तो अभी बने ही नहीं है। सिद्धार्थ अब गया में है, अब गया में है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर ये बहुत कठोर तपस्या करते हैं। अंदर से मतलब आप जंगल से कुछ ले आए, आपने कुछ बना दिया इस तरीके से, ठीक है। खाली पेट आदमी, भूखे पेट आदमी क्या तपस्या, सॉरी भरे पेट आदमी क्या तपस्या करेगा? सो नहीं जाएगा। रूपाली देखिए अब वो किसमें है? गया में। यहां पर वो ध्रुव समाधि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ध्रुव समाधि लगाते हैं कि अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाएगा, है ना, मैं जब तक नहीं उठूंगा तब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाएगा, उसे ध्रुव समाधि कहते हैं। यहीं पर वो ध्रुव समाधि लगाते हैं। जब वो ध्रुव समाधि लगाते हैं, आपने प्राचीन काल में देखा होगा जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, है ना, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो होता यह था कि उनका तपस्या को भंग करने की कोशिश की जाती थी। होता था कि नहीं होता था? ऐसे ही इनको, इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की जाती है। इनको बहुत ज्यादा सेक्सुअल चीजें दिखाई जाती हैं ताकि ये इनका मोह भंग हो जाए। इनको दिखाया गया है कि इनके पापा की हत्या कर दी गई है, ये बैठे हुए हैं तपस्या में, इनको तपस्या में इनको स्वप्न आ रहे हैं, जो मार है, जो काम है ना, तो ये सब चीजें इनको भंग करने की कोशिश करती है कि इनको डिस्टर्ब करो। इनका सपना आता है कि इनके पिता जो सुद्धोधन है उनका तख्ता पलट कर दिया गया है, और ऐसी तरह की इनको चीजें खूब आती है। बट ये कठोर तपस्या में लगे हुए हैं, ये अपने उस तपस्या को भंग नहीं करते, बहुत कठोर। यहीं पर इस तपस्या को भंग करने की कोशिश भी होती है, इसको भंग करने की कोशिश भी होती है।
भंग करने की कोशिश भी होती है। मैनी अट्रैक्शंस ट्राई टू डिस्टर्ब हिज मेडिटेशन। मैनी अट्रैक्शंस अट्रैक्शन ट्राई टू डिस्टर्ब हिज मेडिटेशन। बहुत लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके क्या हो जाए, इनकी तपस्या को भंग किया जाए। बहुत लोग, होता था ना पहले, है ना। यार अंकुश ये कैसी बातें करते हो यार तुम। भैया सुनो अंकुश, बात तेरी लॉजिकल है, बट सब कुछ वही कठोर तपस्या। अब देखिए इनकी तपस्या को डिस्टर्ब करने की खूब कोशिश की गई, पर ये तो ध्रुव समाधि लगाए बैठे थे कि ये अटल समाधि है, जब तक अब समाधान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं किसी से कोई भी बात नहीं करूंगा। अब क्या होता है देखिएगा, मैंने बताया कि इनको लग रहा सपने आते हैं, ठीक है। तपस्या क्यों बंद करना चाहते थे, कहते हैं कि कुदरत परीक्षा लेती है आपकी तपस्या की। कुदरत आपकी परीक्षा तपस्या की क्या लेती है, परीक्षा। कोई सब ध्यान चल रहा था। देखो आपको ध्यान हो, भगवान बुद्ध के जो बाल हैं, देखो बेटा एक मिनट देखना, भगवान बुद्ध के जो बाल हैं वो कुछ घुंघराले किस्म के दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध के जो बाल हैं वो कुछ घुंघराले किस्म के दिखाई देते हैं, है ना। देखना कभी, वो घुंघराले किस्म के बाल थे और घुंघराले किस्म के बालों पर आपको कुछ इस तरीके से चमकीली चमकीली चीज दिखाई देंगी। जुगनुओं ने घर बना लिया था, ठीक है ना। क्या कर लिया था, जुगनुओं ने घर बना लिया। इनके बालों में जुगनू घर बना लेते हैं, घोंगे जिन्हें कहते हैं। बालों में, इनके बालों में जो घोंगे थे वो घर बना लेते हैं। लेकिन मंजाल है किसी की कि ये उठते, ठीक है, मंजाल है किसी की ये उठते। सर इतना डिटेल एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा, पढ़ाना हमारा फर्ज है, अपने फर्ज बनाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। पढ़ाना हमारा फर्ज है, पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं, ताकत से पढ़ाते हैं, पता कर लीजिए हमारे बारे में, हमको छोड़ते नहीं है। हम इतिहास पढ़ाते हैं। इस तुम कैसी बातें करते हो, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। एक ही पेपर देना तुम्हें, इतने कॉन्फिडेंट हो, एक ही पेपर देंगे उसमें पास हो जाएंगे। बैसाख माह की नदी कौन सी है, यह तपस्या कहां चल रही थी, निरंजना, पुनपुन, निरंजना या पुनपुन। कई बार इसको फल्गु नदी भी कहा गया, सोन की सहायक नदी है, या फल्गु नदी के किनारे, इसके किनारे, फल्गु नदी के किनारे चल रही थी। और वृक्ष क्या था, वृक्ष पीपल का था, है ना। वृक्ष किसका था, पीपल का, वृक्ष पीपल का था। वृक्ष किसका है, पीपल का। यह कठोर तपस्या चलती रही, है ना, कठोर तपस्या चलती रही। आखिरकार वो समय आ गया, 7 दिन तपस्या करने के बाद 8वें दिन, 7 दिन, 7 दिन कठोर तपस्या के बाद, 7 दिन कठोर तपस्या के बाद आता है 8वां दिन। कौन सा दिन, बैसाख माह की पूर्णिमा है, 8वां दिन, 8वें दिन। बैसाख माह की पूर्णिमा को, बैसाख समझते हैं, एक महीना आता है हिंदी कैलेंडर में बैसाख। बैसाख की पूर्णिमा को, बैसाख माह की पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हुआ। द बुद्धा गॉट एनलाइटेंड, द बुद्धा गॉट एनलाइटेंड। यहां तक किसके नहीं बात समझ में आई, है ना। पुनपुन ट्रिब्यूटरी होता है, समझे, बोलो यहां तक किसको बात नहीं समझ में आई, ठीक है। अब बुद्ध क्या हो गए हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो गया, अब जब बुद्ध को ज्ञान, भगवान सिद्धार्थ अबोध हो गए, सिद्धार्थ अबोध हो गए हैं, नोट कीजिए, सिद्धार्थ अबोध हो गए हैं, अबोध हो गए, बोध हो गए, और दैट इज गौतम बुद्ध। गौतम इनका गोत्र है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा, ठीक है। अच्छा एक मिनट लिखिए, हालांकि इससे थोड़ी सी अलग ही बात है, कुछ अन्य नाम भी हैं इनके, अन्य नाम है इनके, अन्य नाम है तथागत, ठीक है। तथागत का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे आया वैसे ही चला गया। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, हम जब किसी को जन्म लेते हैं, हम जब जन्म लेते हैं दोस्तों, यहां समझिएगा, हेलो बेटा, जन्म लेने के बाद हम कर्म करते हैं। क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। कर्म आपका अच्छा भी हो सकता है, कर्म आपका बुरा भी हो सकता है। रावत सिंह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 6 वर्ष उरुवेला में तपस्या की थी, बिल्कुल सही लिखा है, 6 वर्ष उरुवेला में तपस्या की है। यहां तो बस इतने ही दिन तपस्या की थी, ठीक है, यहां तो बस 7 दिन ही थे, 6 वर्ष उरुवेला में तपस्या की, उसको भी लोग काउंट करते हैं कि गौतम का अर्थ होता, बुद्ध का मतलब ज्ञानी, गौतम इनका गोत्र है, ठीक है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी व्यक्ति का मेरे प्यारे बच्चों जन्म होता है, जब जन्म आपका होता है तो आप कर्म करते हैं। क्या करते हैं, कर्म। आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, आप बुरे कर्म भी कर सकते हैं। इन कर्मों का, अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे कर्मों का भी फल मिलता है, यस और नो। ऐसा थोड़ी कि बुरे कर्मों का फल मिलता है, फल तो अच्छे कर्मों का मिलता है। जब आप फल होता है तो इस फल को भुगतना पड़ता है, इस फल को आप भुगतेंगे और इस फल को भुगतने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये एक चक्र है। ये देखो, ये यहां से आए इस तरीके से, यहां से आए इस तरीके से, यहां से आए इस तरीके से। आप देखिए, आप हर बार जन्म लेते रहो, कर्म करते रहो, फल आपको मिलता रहेगा। इसे जीवन मरण का चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जीवन मरण का चक्र कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसे जरा मरण का चक्र कहा गया है। इसी को जरा मरण का क्या कहा गया है,
इसे ही जीवन मरण का चक्र कहा गया है। इससे मुक्ति पानी होती है, इससे मुक्ति पाने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कैसे कहते हैं? आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना, और आप कोई कर्म ना करें, ऐसा है ना, तो आपका फल भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आपको भुगतना भी जीरो पड़ेगा। और जब आपको कोई कर्म का फल ही नहीं भुगतना, तो तुम जन्म क्यों लोगे? जन्म लिया ही इसलिए जाता है कि पूर्व जन्मों का कर्म भुगतना पड़ता है। तथागत का मतलब है कि जब ये पैदा हुए तब भी उन पर कोई कर्म का फल नहीं था। पैदा तो हो गए, क्यों पैदा हुए? इस दुनिया को पार लगाने के लिए। और जब ये गए राधिका, तब भी इन पर किसी भी कोई ना कोई कर्म का इन पर फल भुगतना नहीं था। तो ये जैसे आए, जैसे आए, तथ आ, तथ माने आ, तथ माने ऐसा का ऐसा, तथ आ, जैसे आए तथगत वैसे गए, तथागत, है ना। ये आए थे जीरो कर्म फल के साथ, ये गए थे जीरो कर्म फल के साथ। तथ आ तथगत, जैसे आए वैसे गए, तथागत। तो इन्हें तथागत भी कहते हैं, इन्हें तथागत भी कहा जाता है। तथागत दो शब्दों से मिलकर बना है, तथ आ तथगत, है ना, तथ आ तथगत। इन्हें शाक्य सिंह भी कहा गया है, शाक्य सिंह। इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य गणराज जैसे थे ना ये, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का लाइट हाउस ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ एशिया भी कहते हैं, है ना। इन्हें बैदराज भी कहते हैं, इन्हें बैदराज भी कहा गया है, बैदराज भी कहा गया है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई। तो क्या कर्म करना छोड़ देना चाहिए? कलयुग में नहीं संभव है, बात करेंगे इस पर भी कभी, इसी सेशन में बात होगी कि कहां इतना सब तो सर नहीं कर सकते, तो आज के जमाने में क्या करें? पहले तो नौकरी पालो, उसके बाद बहुत धर्म पढ़ लेंगे, है ना। पता चली आपने कर्म करने छोड़ दिए। ब्राह्मणों के पास, थैंक यू प्रंज, उन्हीं 5 ब्राह्मणों के पास चलते हैं जिन्होंने मेरी को जो है कहा था कि तुम जो है तुम तपस्या के लायक नहीं हो। लेकिन वो उनको खोजते खोजते उरुवेला पहुंचे। याद करिए, वो तो उरुवेला ही नहीं, उस झगड़े के बाद तो वो खुद सारनाथ पहुंचे। देखिए, गया के बाद उरुवेला पहुंचे, ये गया में है, बोध गया के बाद कहां पहुंचे? उरुवेला। उन्हीं 5 ब्राह्मणों की खोज में उरुवेला पहुंचे, जहां पर 6 वर्ष तपस्या की है। कहां पहुंचे? उरुवेला पहुंचे हैं, ठीक है। जब उरुवेला पहुंचे, क्यों पहुंचे? 5 ब्राह्मणों की खोज में पहुंचे थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों की खोज में। लेकिन मेरे प्यारे भैया, आपको पता चल गया वो 5 ब्राह्मण वहां ही नहीं। वो 5 ब्राह्मण कहां हैं? वो 5 ब्राह्मण हैं ही नहीं, वो तो खुद सारनाथ जा चुके हैं। लेकिन ये 5 ब्राह्मण सारनाथ जा चुके थे। वो 5 ब्राह्मण कहां जा चुके थे भैया? सारनाथ जा चुके हैं, वो पहले सारनाथ जा चुके। अब आइए वहीं पर, लेकिन उरुवेला में इन्हें 2 लोग मिले, ठीक है। उरुवेला में इनको 2 लोग मिलते हैं नवीन। कौन से? तपस्सु और कल्लिक। तपस्सु और कल्लिक मिले। बोले कौन है आप? बोले बंजारे हैं, मतलब शूद्र हैं हम। यहीं पर तपस्सु और कल्लिक इनके शिष्य बन गए उरुवेला में। तपस्सु और कल्लिक इनके शिष्य बने। कौन बनते हैं? तपस्सु एंड कल्लिक क्या बन गए हैं? इनके शिष्य। ये इनके शिष्य बने। पहला सवाल, भगवान बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? ठीक है, भगवान बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? तपस्सु और कल्लिक। किस जाति के थे? शूद्र के थे, ठीक है। ये शूद्र थे, याद रखिए। तपस्सु और कल्लिक जो है, ये बुद्ध के प्रथम शिष्य हैं, बुद्ध के प्रथम शिष्य। जाति इनकी शूद्र थी, जाति इनकी शूद्र है। लेकिन बात वो इनको नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो उन 5 ब्राह्मणों को ढूंढ रहे हैं। पता चला यहां पहुंचने के बाद कि हाँ थे तो, ठीक है, थे तो, लेकिन वो लोग सारनाथ चले गए। अब बुद्ध सारनाथ पहुंचे। अब बुद्ध कहां पहुंचे? सारनाथ। अब बुद्ध कहां पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ। याद रखिएगा, सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ? इनको सारनाथ को, इसे ऋषिपत्तनम भी कहा गया है। इसे भैया ऋषिपत्तनम भी कहा गया। क्या कहा गया? ऋषिपत्तनम कहा गया। क्या कहा गया है? ऋषिपत्तनम। अब जब बुद्ध सारनाथ पहुंचे हैं, यहीं पर वो 5 ब्राह्मण मिले, ठीक है। भैया सन्यासी भी बनना आज तो बच्चों में नहीं है। हाँ, नहीं बस की बात है, ये सच है। मैं आगे आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं कैसे बनोगे सन्यासी। सही बात है। बुद्ध और बौद्ध धर्म है। थैंक यू प्रांजुल। बौद्ध धर्म होता है, अभी कहा गया। मृगदाव। मेरे हिसाब से यहां तक तो एक एक पॉइंट क्लियर है हमारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब बुद्ध सारनाथ पहुंचे हैं, यहीं पर 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। यहीं पर 5 ब्राह्मणों को ये सब सवाल पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। बस बात यह है कि इसे केवल लिखवा दो, समझ में कुछ आए ना, बच्चे से कह दो रट लो। मैंने बौद्ध धर्म को उस तरीके से डिजाइन कर रखा है पढ़ाने के लिए कि मैं एक एक घटना का सिलसिला बता देता हूं, ताकि कौन सी घटना किसके सिलसिले में हुई है ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं एक एक घटना क्या बताया हूं, सिलसिला बता रखा है मैंने, ठीक है। ठीक है, देखिए यहीं पर 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। यहीं पर देते हैं अपनी फर्स्ट टीचिंग।
पहले के लोगों में एक बात होती थी, आज होते ना, तुम काहे बता रहे हो हमें, हम तो ना माने तुम्हारी बात। पहले के लोग सही बात को मान लेते। ठीक कह रहे हैं आप, चाहे आप ठीक कह रहे हैं। फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा आपको पता होनी चाहिए। इसी उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसको ही हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। दिस टीचिंग इज नोन एज धम्मा चक्र परिवर्तन। क्या कहलाती है? दिस टीचिंग इज नोन एज द धम्मा चक्र परिवर्तन। दिस टीचिंग, ये जो मैसेज था, इज नोन एज धम्मा चक्का परिवर्तना। धर्म का जो चक्र है वो परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, ऐसे तो आता है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप आता, फेसबुक पे। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब चलिए, अब जो बुद्ध ने को ज्ञान भी मिल गया, वो 5 ब्राह्मण भी उनके जो है शिष्य बन गए। कहानी आगे चली। ठीक है, अब कहानी आगे चली। भगवान बुद्ध अब बनारस पहुंचे। कहां पहुंचे? बनारस पहुंचे, काशी जिसे कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ी सी चीजें हैं जो समझने की है। अब क्या होगा? अब एक ऐसा फेज शुरू होगा, भगवान बुद्ध की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती शुरू होगी। अब देखिए, जब सारनाथ में है, हम, हमसे मतलब है बुद्धा, हम तो उनके बराबर नहीं है। ठीक है, सारनाथ से काशी पहुंचे। बम बम बोल रहा है काशी। कहां पहुंचे? काशी। यहां पर एक व्यापारी है यश, तो भगवान बुद्ध का फॉलोअर बन जाता है ना। यहां पर जो यश नामक व्यापारी है, यश नामक व्यापारी भगवान बुद्ध का फॉलोअर हो जाता है। देखिए, धीरे धीरे बारिश की ऋतु पास आ रही थी प्रिंस। धीरे धीरे बारिश जो है, रेनी सीजन जो है वो नजदीक आ रहा था। ठीक है, और देखिए आपको बता दूं, भगवान बुद्ध है तो गुड फिजिक, वो 6 फुट से ऊपर थे, वो 20 से 22 किलोमीटर रोज चलते थे। ठीक है, यश नामक व्यापारी अपने परिवार सहित इनका शिष्य बना। अपने परिवार सहित क्या बन जाता है? इनका शिष्य बन गया। पूरा उसका परिवार, इसकी मां है, उसकी पत्नी है ना, ये सब काशी में इनसे यश मिला। अब जब वो काशी है, काशी से वापस वो सारनाथ आते हैं। ठीक है, काशी से क्या आ रहे हैं? वापस सारनाथ। जब वो काशी में थे, काशी से वो वापस सारनाथ आए। और देखिए, इस समय तक बारिश शुरू हो गई। पूछा गया सवाल है, पहला वर्षावास, द फर्स्ट रेस्ट इन रेनी सीजन, भगवान बुद्ध ने कहां किया था? वो सारनाथ में किया था। उनको पता थी, ठीक है, पता थी, थैंक यू ओम प्रकाश जी। ठीक है, उनको पता थी कि अब बारिश शुरू हो गई है, अब मुझे रुकना होगा। ठीक है, सारनाथ, काशी से सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला वर्षावास किया। तो भगवान बुद्ध का पहला वर्षावास कहां हुआ था? पहला वर्षावास हुआ द रेस्ट इन रेनी सीजन, द फर्स्ट रेस्ट इन रेनी सीजन। वर्षावास समाप्त हुआ। अब वो फिर अब आगे चले। ठीक है, अब यहां से वो उरुवेला पहुंचे। देखो, जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे जा रहे हैं। जब ये खत्म हो गया, सारनाथ से उरुवेला पहुंचे। सारनाथ से उरुवेला, सारनाथ से कहां गए हैं? फिर वापस उरुवेला आए हैं। जब वो उरुवेला में पहुंच रहे हैं, तो यहां पर इनको एक बहुत बड़ा व्यापारी मिला, एक बहुत धनी व्यक्ति मिलता है जिसका नाम भद्र था, है ना। भद्र के नेतृत्व में इनको 30 धनी व्यक्ति मिलते हैं, वो इनके शिष्य बन जाते हैं। देखो, भगवान बुद्ध का जन आधार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जन आधार समझते हैं, उनका बेस बढ़ता जा रहा है, लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो उनसे जुड़ते जा रहे हैं, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हैं। ऐसे में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है। ये तो मानते होंगे या नहीं मानते होंगे? ठीक है, सारनाथ से उरुवेला पहुंचे। यहां पर क्या होता है? उरुवेला में भद्र के नेतृत्व में, भद्र के नेतृत्व में 30 धनी व्यक्ति शिष्य बने। कितने थे? 30 धनी व्यक्ति। कितने? 30 धनी व्यक्ति शिष्य बनते हैं। ठीक है, और यहीं पर यह बात उरुवेला के मार्ग में, ऐसे लिखिए, मार्ग में, उरुवेला के जब वो रास्ते में थे, तब उनको भद्र नामक एक व्यक्ति की गाइडेंस में 30 जो है धनी व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब वो उरुवेला जब पहुंचे, जब उरुवेला पहुंचे, उरुवेला पहुंचकर यहां पर 3 ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला था। उनके पीछे बहुत सारे शिष्य थे, जिनकी संख्या 50 से 60 हजार थी। ठीक है, अभिषेक, उनके पीछे 50 से 60 हजार लोग थे। उरुवेला पहुंचकर 3 ब्राह्मण और उनके शिष्य बन गए। 3 ब्राह्मण और उनके अनुयायी शिष्य बने। उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स, वो भी भगवान बुद्ध के साथ जुड़ गए। भगवान बुद्ध के चाहने वालों की संख्या लाख तक के आसपास पहुंच गई। ठीक है, कौन से थे 3 ब्राह्मण? लिख लो, जब इतनी बात लिख रहे हो तो काहे छोड़ना। ये 3 ब्राह्मण थे, इनमें से एक का नाम था मुख कश्यप, एक ब्राह्मण था मुख कश्यप, एक था गया कश्यप। मुख कश्यप है, गया कश्यप है,
और नदी कश्यप है। ईमानदारी से बताना, बौद्ध धर्म पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तो जब पहली बार इस तरीके से पढ़े थे हमें तो बहुत मजा आया। शिवू, ये एक पर्सनल समस्या है, इस पर तो पर्सनल ही बात क्लास के बीच में नहीं कर सकते। कोई वजह है, हर चीज की एक वजह है, कोई ना कोई है उसके दिमाग में जो पिन बैठे। ठीक है, समझे? तो आज की कहानी को यही विराम देंगे। भद्र एक आदमी था, उसके गाइडेंस में थे 30 लोग। ये भी एक सन्यासी किस्म का आदमी था। गया के बाद कहां पहुंचे? सारनाथ। सॉरी, गया के बाद वापस उरुवेला। उरुवेला के बाद कहां पहुंचे? सारनाथ। सारनाथ के बाद कहां पहुंचे हैं? काशी। कहां पहुंचे हैं? काशी। काशी के बाद पुनः सारनाथ। काशी के बाद कहां पहुंचे हैं? पुनः सारनाथ। और सारनाथ के बाद कहां आ रहे हैं? अभी भगवान बुद्ध उरुवेला में। कितनी आसान थी साइकिल लगानी। भावना क्रीम कौन सी लगाते? क्रीम नहीं लगाते हम तो साबुन भी नहीं लगाते हैं। ठीक है क्रीम तो छोड़िए, हम मुंह धोने बहुत बड़ी बात नहाते हैं, बचपन से कभी नहीं हम चीजों को लगाते। ठीक है भैया, बात क्लियर है? ये क्रम है, इस क्रम को याद रखिए। इस क्रम से तो अभी बुद्धा कहां है? अभी बुद्धा उरुवेला में है। कहां है? अभी बुद्धा इज इन उरुवेला। चलिए, थैंक यू, कल बात करेंगे, तब तक के लिए। पढ़ने से ही जीवन में सिलेक्शन भी हो जाए और सफलता भी मिल जाए, बाकी चीजों की तो फिर जरूरत ही नहीं है। ये और ज्यादा जरूरी चीजें हैं और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा आप कहेंगे सर 10 मिनट लेट पढ़ाना, लेकिन 10 मिनट बात करो रोज। ठीक है, देखिए तो ये भांगड़ा की बात कर रहे हैं पंजाब। हम डांस पे चल रहे हैं ना, हमारे क्या चल रहे हैं? फोक डांस, जिसे हम कहते हैं लोक नृत्य। और लोक नृत्य में हमारा ये चल रहा है पंजाब। पंजाब तो भांगड़ा यहाँ का है, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भांगड़ा कहाँ का है भैया? लोक नृत्य तो पंजाब का है। तो भांगड़ा में से गे हटा दिया तो ये भांड हो गया। गिद्धा कहाँ का है बेटा? पंजाब का है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। व्याहुला गिद्धा जो महिलाएं करती हैं, इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डफ जो आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा था, डफ तो ध्यान रखना हिमाचल और पंजाब आसपास ही तो है, इसलिए कई बार आपस में कुछ चीजें सांस्कृतिक रूप से भैया जुड़ जाती हैं। धूमल ध्यान रखना है, धूमल भी कहाँ का है? पंजाब का है। ये महत्वपूर्ण है। नकला लुड्डी, धनकड़ा भैया, धनकेड़ा होता है पंजाबियों के पास, हाँ जी होता है। 3 सहेलियां हैं, तीनों पंजाब में रहती हैं, ध्यान रखना, सम्मी किकली जूली। सम्मी किकली जूली 3 सहेलियां हैं, तीनों कहाँ रहती हैं? पंजाब में। सम्मी किकली जूली, तो तीनों सहेलियां कहाँ रहती हैं भैया? पंजाब में। ठीक है, और जागो तीजन भी कहाँ का है? पंजाब का है। धमान और बागा भी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? देखो, एक तो इन तीनों में से आता है। सम्मी किकली जूली तीनों पंजाब में रहती हैं। धनकड़ा, धनकेड़ा होता है भैया पंजाबियों के पास होता है जी। नकला लुड्डी, धूमल पंजाब, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, व्याहुला गिद्धा पंजाब। व्याहुला गिद्धा भी क्या है? पंजाब में है बेटा। व्याहुला गिद्धा भी क्या है? पंजाब में है। ठीक है, चलिए चले आगे। राजस्थान, देखो भाई राजस्थान, राजस्थान राजा का स्थान से जोड़ दो इसको। किससे जोड़ दोगे? राजा का स्थान। राजस्थान को राजा के स्थान से जोड़ दिया। भाई गणगौर से घूमते रहते हैं राजा के स्थान में, घूमर घूमते रहते हैं, तो गणगौर से घूमते रहते हैं राजा के स्थान में, तो गणगौर और मेरे भाई घूमर दोनों राजस्थान। कालबेलिया भैया, कोई कालबेलिया ना घूम रहा हो जिंदा, कोई जिंदा कालबेलिया यानी सांप ना घूम रहा हो, ये देखते हुए गणगौर से घूमते रहते हैं राजा के स्थान में, तो गणगौर राजस्थान, घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, जिंदाद राजस्थान। ठीक है, सुईसिनी, सुई से नैनो वाली जो लड़कियां हैं ना, सुंदर सुंदर लड़कियां, तो सुईसिनी, सुई से नैनो वाली लड़कियां तो भैया चाकरी करती हैं राजा के स्थान में। चाकरी मतलब नौकरी है ना, तो ध्यान रखना है, सुई से नैनो वाली चाकरी करती हैं, कहां पे करती हैं? राजा के स्थान में। पनिहारी, पानी भर के लाती हैं भैया राजा के स्थान में। 13 लोग तो ताली बजाने के लिए ही रखे हुए हैं राजा के स्थान में। 13 लोग तो ताली बजाने के लिए ही रखे हुए हैं राजा के स्थान में। 13 लोग किसके लिए रखे गए हैं बेटा? तो ताली बजाने के लिए ही रखे गए हैं राजा के स्थान में। चरी, ध्यान रखना है, महिलाओं द्वारा सिर पर दिए रखकर किया जाता है चरी। क्या किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा सिर पर दिए रखकर किया जाता है चरी डांस, है ना, और ये महत्वपूर्ण है। 13 ताली बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान ना आए तो एमपी कर देना, राजस्थान ना आए ऑप्शन में तो एमपी भी आ सकता है। चाकरी, पनिहारी, कालबेलिया, जिंदाद, सुईसिनी, सारा राजस्थान। ठीक है, फूंदी, और भैया फूंदी राजस्थान में है, बूंदी, फूंदी राजस्थान में है, बूंदी, ऐसे याद कर लेना इसको, फूंदी राजस्थान में है, बूंदी। ठीक है, फूंदी राजस्थान में है, बूंदी। ठीक है बेटा, फूंदी राजस्थान में है, बूंदी। नेजा याद रखना है बेटा, नेजा भी राजस्थान का है, और गेर, ये गेर जो है ना, ये भी राजस्थान का है। भवई बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में, भवई, भवई बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गुजरात में भी है, हमने पढ़ा था, गुजरात में भी है बेटा भवई। क्या है? गुजरात में भी। भवई जो है वो राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। चांग नृत्य याद रखना है, चांग नृत्य कहां पे है? तो चांग याद रखना है बेटा, राजस्थान में है। चांग कहां पे है? राजस्थान में। अग्नि नृत्य राजस्थान में। और गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? तो कालबेलिया से है। किससे है? कालबेलिया से। तो कौन कौन से डांस बहुत जरूरी है? देखो बहुत जरूरी, भांगड़ा पंजाब का है, गिद्धा पंजाब का है, व्याहुला गिद्धा पंजाब का है, डफ यहाँ का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है। धूमल भैया, कुछ लोग धूमिल करना चाहते हैं पंजाब की, किसको मेरे भाई? पंजाब की जो रेपुटेशन है ना, कुछ लोग कह के जी हम तो कौन है, हम तो अलगाववादी हैं, हम तो अलग होना चाहते हैं, ऐसा कह के पंजाबियों की छवि को धूमल करना चाहते हैं कुछ लोग। ठीक है, चलिए, नकला लुड्डी पंजाब का, धनकड़ा भैया होता है पंजाबियों के पास, सम्मी किकली जूली पंजाब, सम्मी किकली जूली पंजाब। ठीक है, ध्यान रखना है। जागो तुजन भी कहां का है? पंजाब का। गणगौर कहां का है? राजस्थान का। घूमर राजस्थान। कालबेलिया घूमते रहते हैं जिंदा, राजा के स्थान में। सुई से नैनो वाली चाकरी करती हैं और पनिहारी, पानी भर के लाती हैं, राजा के स्थान में। 13 लोग बस ताली बजाने के लिए हैं राजा के स्थान में। 13 लोग बस ताली बजाने के लिए हैं राजा के स्थान में। ठीक है, चलिए, चरी जो है तो महिलाओं द्वारा सिर पर दिए रखकर किया जाता है। चरी महिलाओं द्वारा सिर पर दिए रखकर किया जाता है। ठीक है, चरी महिलाओं द्वारा सिर पर दिए रखकर किया जाता है। और फूंदी राजस्थान में है, बूंदी, फूंदी। नेजा भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, नेजा,
ना जा भैया राजा के स्थान में, ना जा राजा के स्थान में, ज्यादा चक्कर मत पड़ना, ना जा राजा के स्थान में, ने जा तो ये राजस्थान हो जाएगा और गेर हो जाएगा राजस्थान। चांग नृत्य, इसका जितने नाम धमाल भी है, ये भी कहां होता है, तो ये भी राजस्थान में, भवई भी राजस्थान में। अग्नि नृत्य भी कहां होता है बेटा, राजस्थान में होता है। ठीक है, अग्नि नृत्य कहां होता है, राजस्थान में होता है। जहां जहां बेटा आसान है ट्रिक वहां लगाते हैं हम, जहां जहां मुश्किल है वहां नहीं, ठीक है, वहां की हम प्रैक्टिस करेंगे फिर। तो इसमें देखो ये गुलाबो सपेरा का नाम बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा होगा कभी पंडवानी कहां का नृत्य है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, इसमें महाभारत की पांडवों की कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, तो पंडवानी नृत्य कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। आ जाओ सिक्किम पे, नेनहा, सिकमारी, मारूनी, शेरपा, खुखरी, चुटके। ठीक है, चलिए देखो सिक्किम मतलब हम सिक्के से कनेक्ट करें, सिक्के से, हाँ जी। ठीक है, तो शादी है, शादी हो रही है एक लड़के की, तो मां कह रही है अपनी बेटी से, आपको पता होगा ना कि भाई शादी होती है तो सिक्के फेंके जाते हैं और पीछे बहन सीख मारती चलती है। ये किस किस क्या होता है कि जब शादी होती है तो सिक्के फेंके जाते हैं ऐसे, और पीछे जो बहन है वो सीख मारती हुई चलती है। ऐसा कहां कहां होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो नेहा याद रखना है, तो मां बेटी से कह रही है नेहा सिकमारी, सीख मारना बेटा, तू सीख अपने भैया के कल सीख मारना, उसकी शादी है कल, सीख मारना। तो नेहा सीख मारना और सिक्के भी फेंकना, ऐसे ऐसे सिक्के भी फेंकना। तो कह रही है मारूनी, नेहा कह रही है मारूनी, नेहा कह रही है मैं नहीं मारूंगी बिल्कुल भी। बेटी कह रही है नहीं, नेहा कह रही है मां से मैं नहीं मारूंगी, मेरे सारे पैसे खर्च करवा दिए माते ने। खुखरी, मैं खुक हो गई, अब बिल्कुल नहीं है मेरे पास कुछ भी। नेहा सिकमारी, तो बेटा सीख मारना और सिक्के मारना अपने भाई के, कल शादी है ना उसकी। तो खुखुरी, मां खुक हो रही हूं मैं बिल्कुल, मैं मारूं नहीं, मैं ना मारूं सिक्के विक्के, ना मैं सीख मारूं। तो फिर मां कह रही है बहकाने को, ओ शेरपा मेरा शेर है तू तो बेटा, बेटा तू तो मेरा शेर है, मान जियो। ठीक है, शेर है मान जियो, शेर है मान जियो। ठीक है, तो हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, तो आपके यहाँ नहीं होता बेटा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ज्यादातर जगह मैंने देखा है कि जैसे ही जब शादी के लिए दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के जाता है तो उसके पीछे बहन ऐसे ये छाछ से सिक्के मारती रहती है, ऐसे सिक्के भी फेंकते हैं और सीख मारते रहते हैं झाड़ू जैसी, है ना। तो नेहा सिक्किम, सिकमारी सिक्किम, मारूनी सिक्किम, शेरपा सिक्किम, खुखुरी सिक्किम, और छुट्टे, भैया छुट्टे जो चीज हो वो क्या होंगे, सिक्के। छुटके, छुटके यानी छुट्टे जो हैं वो तो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सिक्के होते हैं। वो कोई वो थोड़ी होता है, छुटके जो है वो सिक्के होते हैं, नोट थोड़ी होते हैं, छुटके होते हैं सिक्के। अब इनमें ये देखो महत्वपूर्ण कौन कौन सा है, एक तो सिकमारी बहुत महत्वपूर्ण है, सिकमारी। ठीक है, और आगे चलो, सिंधी छम महत्वपूर्ण है बेटा सिक्किम का, छम छम भी तो करते हैं सिक्के, हाँ जी, सिंधी छम बिल्कुल। ठीक है, याद रखना है, छम छम करते हैं। चूफाट सिक्किम, चूफाट कहाँ का है, सिक्किम का, और मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, केवल इंपोर्टेंट नहीं। ठीक है, स्नो लायन सिक्किम का है, स्नो लायन। ठीक है, स्नो लायन कहाँ का है, सिक्के का। ये डेंजोंग जगह भी है वहां पे, याकशाम डेंजोंग, तो सीधे सीधे पता होना चाहिए सिक्किम, याकशाम डेंजोंग सिक्किम। ताशी यांकू सिक्किम, ताशी शब्दो सिक्किम। तो जो ताशी वर्ड है देखो भैया, ताश में ही तो रखते हो आप सिक्के, ताश में, हाँ ताश जो होता है ना, जो स्टील का ताश होता है, मैं तो उसी में रखता हूँ सिक्के। ठीक है, ताश में रखे जाते हैं सिक्के, क्या रखे जाते हैं, ताश में रखे जाते हैं सिक्के, ताश में रखे जाते हैं सिक्के। चलिए, तो सिंधी छम, चूफाट सिक्किम, स्नो लायन सिक्किम, याकशम डेंजोंग सिक्किम, ताशी यांकू सिक्किम, ताशी शब्दो सिक्किम, घंटू और भूटिया। अच्छा भूटिया, हाँ भूटिया और भूटिया दो अलग अलग है, देखो भूटिया हो जाएगा सिक्किम और भूटिया उत्तराखंड का है। भूटिया कहाँ का है बताओ, तो भूटिया आएगा उत्तराखंड का। गणगौर कहाँ का है बताओ, गणगौर राजस्थान का है, गणगौर कहाँ का है, राजस्थान। कालबेलिया कहाँ का है बताओ, कालबेलिया कहाँ का है बेटा, ये भी राजस्थान का है। ठीक है, सम्मी कहाँ का है, सम्मी, तो सम्मी, किकली, जूली तीनों एक साथ याद रखो, तीनों बहनें पंजाब में रहती हैं, तीनों दोस्त हैं, सम्मी, किकली, जूली, तीनों कहाँ रहती हैं, तीनों पंजाब में रहती हैं। सम्मी, किकली, जूली तीनों पंजाब में रहती है, तीनों पंजाब में रहती है। सम्मी, किकली, जूली तीनों कहाँ रहती हैं, पंजाब में रहती है। ठीक है, चूफाट याद रखना है सिक्किम, चूफाट सिक्किम, चूफाट कहाँ का है, सिक्किम का है। गेलेयांग सिक्किम का है। जो मल्लोक बहुत पूछा जाता है बेटा, जो मल्लोक, और ये प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे क्योंकि सिक्किम की चीजों को हमें इनका अर्थ ही नहीं पता, तो फिर हम इन्हें कैसे ही कनेक्ट करें, है ना। तो जो मल्लोक कहाँ का है बेटा, जो मल्लोक भी सिक्किम का है। तो यहाँ देख लो जो जो महत्वपूर्ण है ज्यादा उनको देख लो एक बार। भूटिया बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, भूटिया तो ध्यान रखना है, सिक्किम का है भूटिया। ठीक है, याकशम डेंजोंग सिक्किम का है, स्नो लायन बहुत महत्वपूर्ण है, चूफाट बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधी छम बहुत महत्वपूर्ण है, और बेटा सिकमारी जो है ये भी सिक्किम का है, और ये सारे के सारे कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं, तमिलनाडु। ठीक है, देखो इसमें एक तो ये वर्ड आएंगे, सिल, थिल, अट्टम तो आएगा ही, लेकिन सिल, थिल, यिल, ये तीन वर्ड तो ये देखो, सिल के संग अट्टम आ गया। ठीक है, तो सिलम्बट्टम, काई सिलम्बट्टम, मथिलट्टम, तो थिल आ जाएगा, मथिलट्टम। ठीक है, यिल आ जाएगा, आ जाएगा यिल, तो सिल, थिल, यिल, सिल, थिल, यिल। काई सिलम्बट्टम बेटा तमिलनाडु का है, माथिलट्टम तमिलनाडु का है, ऑयलट्टम तमिलनाडु का है, मयिलट्टम तमिलनाडु का है, काई सिलम्बट्टम तमिलनाडु का है, काई सिलम्बट्टम तमिलनाडु का है, माथिलट्टम तमिलनाडु का है, ऑयलट्टम तमिलनाडु का है, मयिलट्टम तमिलनाडु का है। और याद रखना है बेटा ये चार जो हैं, सिल, थिल, यिल, यिल, सिल, थिल, यिल, यिल। बाकी आपको ये वर्ड नहीं मिलेंगे। हाँ हमारे यहाँ होता है सर, मेरठ में, प्राची कह रही है, हाँ बेटा बिल्कुल होता होगा वहां पे, तो बिल्कुल होता होगा। तो ये चार वर्ड है देखो, काई सिलम्बट्टम, माथिलट्टम, ऑयलट्टम, मयिलट्टम। कोलाट्टम, कोलाट्टम भी कहाँ का है बेटा, ये भी तमिलनाडु का है। कुदराईयट्टम भी तमिलनाडु का है। कावड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ है किसी एग्जाम में ये। ठीक है, कजाई कोथू, देवरत्तम और करगम, ये करगम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये करगम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारे के सारे बहुत 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 महत्वपूर्ण है। काई सिलम्बट्टम, मथिलट्टम, ऑयलट्टम, मयिलट्टम, कोलाट्टम, कुदराईयट्टम, कावड़ी, करगम, कावड़ी, करगम, और ये देवरत्तम, ये भी कहाँ का है, तो देवरत्तम भी वहीं का है। ठीक है, तेलंगाना, पैरिनी शिव तंदवम, भैया तेलंगाना को हमने कर दिया तेल निकल जाना,
भैया ना कहते हैं ना, जब ज्यादा दिक्कत होती है तो तेल निकल जाना, भैया यार तेल निकल गया तो ज्यादा मेहनत कर लिया ना, इस तरह से तो तेल निकल जाना याद रखना है। पैरिनी शिव तांडवम, भैया शिव तांडव कर लिया तो पैरों का तेल निकल जाएगा, इसलिए गुस्से में भी शिव तांडव मत करना, गुस्से में भी गुस्सादी, गुस्से में भी भैया आदि बिल्कुल भी शिव तांडव मत करना, वरना तो पैरों का तेल निकल जाएगा। भैया गुस्से में भी पैरों का तेल निकल जाएगा, शिव तांडव मत करना। चिंदू भागवतम, इससे तो अच्छा है चिंटू के संग जाके भागवत की ओग्गू कथा, तो भागवत की जो कथा है ना वो सुन लेना। पैरिनी शिव तांडवम तेलंगाना, गुस्सादी बेटा गुस्सादी तेलंगाना, चिंदू भागवतम तेलंगाना, ओग्गू कथा तेलंगाना, पैरिनी शिव तांडवम तेलंगाना, गुस्सादी तेलंगाना, चिंदू भागवतम तेलंगाना, ओग्गू कथा तेलंगाना, पैरिनी शिव तांडवम तेलंगाना, गुस्सादी तेलंगाना, चिंदू भागवतम तेलंगाना, और ओग्गू कथा भी क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ओग्गू कथा भी क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब यहां तक ये 4 तो ऐसे हो गए। बोनालू माथुरी ये दोनों कहां के हो गए भैया, ये तेलंगाना के। ठीक है, वैसे बोनालू आपको आंध्र प्रदेश में भी मिल रहा था, आंध्र प्रदेश में हाँ जी मिल रहा था, और सीधी माधुरी भी मिल रही थी, सीधी माधुरी हाँ, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो कुछ कुछ चीजें उसकी आपस में मेल खाएंगी। ठीक है चलिए आगे देखिए। धीमसा, भैया धीमा से कौन चलता है, अंधा आदमी, तो ये भी तेलंगाना में रहेगा। लंबाड़ी, लंबा दिन हो जाता है किसका, अंधे आदमी का, तो ये तेलंगाना में भी रहेगा। और दप्पू बेटा दब्बू बन के रहना नहीं है, है ना, दब्बू ही क्यों ना हो पर वीरता का नाटक करना पड़ता है, ये हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ा था, तो दप्पू भी क्या हो जाएगा बेटा, तेलंगाना का। तो तीनों में यहां लिख भी देता हूं, ये आंध्र के भी हैं और तेलंगाना के भी, तो ये आंध्र प्रदेश के भी हैं प्लस तेलंगाना। जल्दी बताओ आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ ये आंध्र प्रदेश का भी है। मानसिक के 29वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, तो क्या 2 जून के दिन हुई थी, क्या 2014, 2 जून 2014 को हुई थी, कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। बैकअप पूरा कैसे करेंगे बच्चा कह रहा है, जो पीछे बेटा रह गया है ना पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो मैं भी कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने अभी सिलेबस ज्वाइन किया है तो उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो पुराना है, सीधी सी बात है, उसका एक ही जवाब है ना, उसका एक ही जवाब है कि आप लोगों को वो पढ़ना पड़ेगा जो पुराना रह गया है, उसमें उसके अलावा कोई दूसरी चीज मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा तेरा पूरा, त्रिपुरा को हमने क्या कह दिया, तेरा पूरा। इसके बाद फिर हम पहचानेंगे चीजों को, फिर देखना आप, उसमें आनंद आएगा। सैटरडे को क्लास कहाँ होगी बेटा, यूट्यूब पे होगी, सैटरडे को क्लास यूट्यूब पे। बेटा मिजोरम के तो अलग ही दिख जाएंगे ना, मिजोरम के तो अलग ही दिख जाते हैं, टम अम टम लम, हाँ वो तो अलग ही दिख जाते हैं लेकिन मिजोरम के। चलिए तो देखो गौरिया कहाँ का है, त्रिपुरा का। संग्राही कहाँ का है, त्रिपुरा का है। वेलकम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। माए माता ममिता त्रिपुरा के हैं। मोसक सुलमानी या मोसक सुमानी नाम से आता है, त्रिपुरा का है। ठीक है, गजानन त्रिपुरा का है। हिखक त्रिपुरा का है बेटा। गोल मुचाओ त्रिपुरा का है। होजागिरी त्रिपुरा का है। डेलो बिजू मेलडोम ये भी त्रिपुरा के हैं, लेकिन फिर ये महत्वपूर्ण है, लेंगवेंग गोमानी या लेबांग, तो ऊपर वाला लेंगवेंग गोमानी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है महत्वपूर्ण। देखो इसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं। एक कॉलेज है, वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक लड़का भी पढ़ रहा है भाई, एक लड़का भी पढ़ रहा है, उसकी एक दोस्त भी पढ़ रही है जो कहीं दूसरे दूर के स्टेट से है, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं। अब त्योहार आया, फेस्टिवल आया, मान लो होली का, तो लड़का जा रहा है अपने घर, ठीक है, त्योहार तो घर जा रहा है बेटा, है ना, घर जा रहा है, तो फिर लड़की पूछती है इससे कि भाई तू कहाँ जा रहा है, कि जी घर जा रहा हूँ। तू नहीं जा रही अपने घर, कि नहीं मेरा घर तो दूर है, मैं तो फिर कई दिन में आ पाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। लड़का बोला चल तो हमारे घर चल, फिर यही नजदीक है हमारे, ठीक है। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, ऐसा करना नहीं है खुद, इतनी जल्दी आजकल का जमाना ऐसा नहीं है कि भरोसा कर लिया जाए किसी पे, किसी पे भरोसा कर लिया जाए, उतनी आसान नहीं है आजकल का सिस्टम, ठीक है। तो पर मैं बता रहा हूँ आपको इसे याद करने के लिए, तो अब लड़कों को एक आदत तो होती है क्या, भाई तू चल घर चल, पहले तो कह दिया ऐसे ही, उसने भी सोचा चलो ठीक है इसके घर वालों से मिल के आ जाते हैं। और उस लड़की के दिमाग में फिर एक बात आई, अरे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कल को इसकी मम्मी क्या कहेगी पता नहीं, पापा क्या कहेंगे, किस लड़की को लाया साथ में, तो वो पूछ रही है फिर भाई तेरी मम्मी पापा पूछेंगे तो तू क्या बताएगा, तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। अब तो वो क्या बताएगा, देखो लड़कों में थोड़ी सी हवाबाजी तो होती है, तो क्या कह रहा है, फिर तेरी मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो ना, अरे गौरिया, उस लड़की का नाम है गौरिया, ठीक है, गौरिया गौरिया, अरे गौरिया तेरा पूरा वेलकम होगा, तेरा पूरा वेलकम, अरे गौरिया तू डर मत, तेरा पूरा वेलकम होगा। संग्राई तू मेरे संग आई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। गौरिया तेरा पूरा वेलकम होगा, तू मेरे संग आई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। और माए माता, मेरी माता बहुत ममता वाली है, ममता वाली, वो बहुत प्यार से रखे हैं बच्चों को, तो माए माता मेरी माता बहुत ममता वाली है, तेरा पूरा वेलकम होगा। मोसक सुलमानी, और मुझे तो शक है कि सुलेमान चाचा के, मोसक सुलमानी मोसक सुमानी, मुझे तो शक है कि सुलेमान चाचा के गजानन को ना हाँक के ले आए, सुलेमान चाचा के गजानन को ना हाँक के ले आए तेरे स्वागत के लिए, कि चलो हाथी से स्वागत करेंगे लड़की का। मोसक, मुझे तो शक है कि सुलेमान चाचा के किसको किसको बेटा हाथी को ना ले आए तेरे स्वागत के लिए, तेरा पूरा स्वागत होगा, तेरा पूरा वेलकम होगा। तू मेरे संग्राई संगाई है, तू मेरे संगाई है, चिंता मत कर, भाई के साथ आई तो, ठीक है। चलिए, और गोल मुछाओ, गोल मुछाओ, अब ये वो गोल मूछों वाले जो चाचा ना, सुलेमान चाचा, मुझे तो शक है सुलेमान चाचा के गजानन को हाँक के ना ले आए कि चलो हाथी पे लाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो लड़की कह रही है हो जो गिरी, हो जो मैं गिर गई तो, लड़की क्या कह रही है, हो जो गिरी है मैं तो ना बैठूं हाथी पे, हो जो गिर गई तो मैं,
स्वागत के चक्कर में गिर गई तो, स्वागत के चक्कर में गिर गई तो बेटा ध्यान रखना है। तो मूसक सुमानी त्रिपुरा गजानन से तेरा पूरा स्वागत होगा। हिक हाक, तो भाई गोल मूछ वाले जो चाचा हैं ना वो हाक के लाएंगे, तेरा पूरा स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? तेरा पूरा स्वागत। तो गोरिया तेरा पूरा स्वागत होगा। तू मेरे संगराई संगाई है, तेरा पूरा वेलकम होगा। वेलकम, तेरा पूरा वेलकम होगा। माई माता ममिता, मेरी माता इतनी ममता वाली है, तेरा पूरा वेलकम करेंगी। मूसक सुलेमानी, मुझे तो शक है सुलेमान चाचा के गजानन को न ले आए तेरे वेलकम के लिए, तेरे पूरे वेलकम के लिए सुलेमान चाचा के गजानन को न ले आए हाक के, ठीक है। और गोल मूछों वाले चाचा हैं सुलेमान हमारे, ठीक है। तो लड़की कह रही हो जो गिरी, तो कह रही अरे हम तो डेली घूमे हाथी पे, तू गिर जा वैसे ही, ठीक है। चलिए बिजू, और ये हो जाएगा बिजू। बाकी 2-3 है इनको कर देना, ठीक है। लेकिन उसे भी पता ही लैंग्वेज बोमानी का, इसकी लैंग्वेज जो है ना वो बेमानी है, इसका कोई मतलब ना। ये वैसे हवाबाजी करे, ये तो बहुत हवाबाजी करे, इसका कोई मतलब ना है। लैंग्वेज बोमानी तो ये जो है ना लैंग्वेज इसकी बेमानी है, स्वागत वागत कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए 1-2 बार और कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। पहचानो तो जाने, ये है हमारा सबसे बेहतरीन पोर्शन, और इसको आप बाद में भी ट्राई किया करो, है ना। आज मैं से लिखूं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। द नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, the northern mountainous region can be divided into four major zones। कितने में? 4। अब कैसे कैसे वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। 4 मेजर जोन्स, यानी ट्रांस हिमालय, देखो इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, और इसे इंग्लिश में जैसे तुम्हें पता है ट्रांस हिमालय, एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, एक ग्रेटर हिमालय हो गया, ग्लेशियर या मिडिल हिमालय हो गया, एक शिवालिक हिमालय हो गए ना 4। तो मैं इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आ गया। तो ट्रांस हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। अब मैं आपको इसका एक नाम बताती हूँ। देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका तिब्बत में लोकेटेड है, ट्रांस हिमालय का। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका तिब्बत में लोकेटेड होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसका जो अदर नेम है इसे तिब्बतन हिमालय कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप बोलोगे मैम तिब्बतन हिमालय बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो अदर नेम है तिब्बतन हिमालय। क्या है? तिब्बतन हिमालय मतलब अदर नेम है। ये क्या है? अदर नेम। किसका अदर नेम है? इसका ट्रांस हिमालय का। क्यों बता देना रीजन, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका भैया तिब्बत में लोकेटेड है, इस वजह से इसे तिब्बतन हिमालय कहा जाता है। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? मेड अप ऑफ 4 रेंजेस। इट इज मेड अप ऑफ 4 रेंजेस, है ना। तो आप बोलोगे मैम यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ 4 रेंजेस, राइट। अब उनके नाम कौन कौन से भैया? 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो कल की कहानी तो आपको थोड़ी बहुत तो याद होगी। आप बोलोगे मैम काराकोरम लद्दाख जांस्कर, देखो काराकोरम लद्दाख जांस्कर ट्रांस हिमालय का, और एक तिब्बत में जो पड़ती है कैलाश रेंज, वो याद रख लेना, तो है ना। इट इज मेड अप ऑफ 4 रेंजेस। उनके नाम क्या क्या है? तो आप बोलोगे मैम इनके नाम है काराकोरम लद्दाख जास्कर एंड कैलाश रेंज। काराकोरम लद्दाख जास्कर और कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज। अब मैं आपको एक बात, इनको मैं बना के दिखा दूं, इनको श्रेणियों को। कभी आप भूल गए हो कि हाँ मैम हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, ऐसे कहने लग जाते हो तुम। इधर देखो, कैलाश रेंज, ठीक है, तिब्बत में यहां पर हो गया आपका। अब जो ट्रांस हिमालय है ये किसके उत्तर में है? ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है ना। ट्रांस हिमालय के हिमालय का भाग है। आप बोलोगे नहीं मैम हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है। हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है ना। उत्तर में तो है, खुद बताओ। जब ये हिमालय का पार्ट नहीं है और हिमालय इसके नीचे है, तो आप बोलोगे हाँ मैम सही बात है, ये तो ट्रांस हिमालय हिमालय श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय इट इज नॉर्थ, इट इज ट्रांस हिमालय जो है, इट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालयन रेंजेस।
अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण है, ट्रांस हिमालय का जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन ये जो बहुत पहले ही हो गया था हिमालय से पहले, तो इसका जो निर्माण हो गया था वो कब हुआ? हिमालय के बाद हुआ, हिमालय के पहले हुआ? इसका ट्रांस हिमालय का, तो आप बोलोगे मैम हिमालय से पहले, हिमालय से पहले। इसका जो फॉर्मेशन हुआ यानी ये बना जो हिमालय से पहले, इट वाज फॉर्म्ड बिफोर द हिमालयाज, इट वाज फॉर्म्ड, ट्रांस हिमालय वाज फॉर्म्ड बिफोर द हिमालयाज, है ना? तो इट वाज फॉर्म्ड बिफोर द हिमालयाज, इट वाज फॉर्म्ड बिफोर द हिमालयाज। अब यहाँ पर ये आपको पता है पूरा उत्तर में लोकेटेड है, और यहाँ हिमालय में आपको मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है हिमालय का वहाँ पर आपको बर्फ ही देखने को मिलती है। तो भैया बर्फ में वनस्पति कहाँ से आ गई, पेड़ पौधे कहाँ से आ गए, या पेड़ पौधे मिलेंगे? तो आप याद रखेंगे कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव, वनस्पतियों का अभाव, लेक ऑफ वेजिटेशन मतलब कमी है भैया, अभाव, कमी। क्या है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे मैम पेड़ पौधे नहीं है, लेक ऑफ वेजिटेशन, लेक ऑफ वेजिटेशन, लेक ऑफ वेजिटेशन कहाँ? ट्रांस हिमालय में, क्योंकि वहां पर बर्फ ही बर्फ है, इसलिए ट्रांस हिमालय में कोई पेड़ पौधा आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब ट्रांस हिमालय में एक श्रेणी है, उसकी ऊपर वाली श्रेणी का नाम क्या था? ट्रांस हिमालय में तो बड़ी काराकोरम श्रेणी। अरे ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणी से मिलकर बना है? 4, तो उसमें से एक थी काराकोरम श्रेणी। अब भैया इस काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लिया करो जहां मैं बोलती हूँ, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज is called the, very important, कि काराकोरम रेंज is called the backbone of the high Asia. काराकोरम रेंज is called the backbone of high Asia, है ना? क्या बोलोगे? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? इसका काराकोरम श्रेणी का ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका जो ओल्ड नेम है वो किशनगिरी है। क्या है? किशनगिरी। ओल्ड नेम क्या है? किसका पुराना नाम किशनगिरी है? तो आप बोलोगे मैम इसका ही है, इसका काराकोरम रेंज का किशनगिरी। फिर मैं आपसे पूछूं कि इसकी काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया इसकी काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक बता दीजिए। हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जहां पे मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ उसको इंपॉर्टेंट लगा लिया करो प्लीज, है ना? सबसे ऊंची चोटी आप बोलेंगे मैम गॉडविन ऑस्टिन या K2, गॉडविन ऑस्टिन या K2, मतलब गॉडविन ऑस्टिन बोल दिया K2। अब ये जो है ये POK में है भैया, पाक अधिकृत कश्मीर में है, ये ध्यान रखना। और गॉडविन ऑस्टिन वेरी इंपॉर्टेंट, कितने मीटर हाइट की है? बहुत एग्जाम में आता है, 8611 मीटर हाइट की है, ये याद रखना। और ट्रांस हिमालय के ये जो काराकोरम श्रेणी है तुम्हें पता है ये है क्या है? क्या है? तो ये क्या है? तो यह है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है, क्योंकि उसके काराकोरम के नीचे कौन कौन सी है? तो सबसे ट्रांस हिमालय में सबसे उत्तर की श्रेणी कौन सी हुई? खुद देख के बताओ मैप। यह है ट्रांस हिमालय, यह है ट्रांस हिमालय की, यह है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित, की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। क्योंकि आपको पता है सबसे ऊपर कैसे? खुद देखो इधर आओ कि हाँ मैम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में, क्योंकि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, खुद यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो देखो काराकोरम सबसे उत्तर में ना, तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे जो उत्तर में स्थित श्रेणी आप बताओगे मैम यही है, ओके, है ना? तो नॉर्थ रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज, ये क्या है? ट्रांस हिमालय की क्या है? नॉर्थ ईस्ट रेंज है ना? तो आप बोलोगे मैम नर्दर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, नर्दर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए आए समझ में ये बात? अच्छा, अब काराकोरम के नीचे कौन सी श्रेणी है देखकर बताओ। हाँ जी प्रिंसी पाठक जी बताइए क्या पूछ रही हैं आप? काराकोरम के नीचे कौन सी श्रेणी है? मैं भी कुछ पूछ नहीं आने दूंगी, सारी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी मेरे पास है आपकी, है ना? बस तुम्हें पढ़ते हुए चलना। अब भैया ये कहाँ मिलेगी? काराकोरम श्रेणी की कहाँ मिलेगी? खुद सोच के बताओ। मैप देख लो, मैप की कहानी चल रही है। यह कहाँ मिलेगी? यह है काराकोरम, काराकोरम कहाँ मिली? काराकोरम श्रेणी के उत्तर में, दक्षिण में? यह काराकोरम श्रेणी के, बोलो, दक्षिण में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में। और किसके उत्तर में मिलेगी? और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। याद हुआ? लद्दाख रेंज सिचुएटेड, जो लद्दाख रेंज सिचुएटेड है साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, ओके, मैप देखो तुम, एंड नॉर्थ ऑफ द जास्कर रेंज। एंड नॉर्थ ऑफ द जास्कर रेंज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब भाई यहाँ पे ना, हाँ जी, नाइक बैच और इस बैच में ये डिफरेंस है कि इसमें मैं नई नई पॉइंट्स आपको ऐड कराते हुए चल रही हूँ, ये बात ध्यान, सही चल रहे हैं ना? हाँ, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल
वाली चोटी। अब उस चोटी का नाम क्या है ये पूछता है एग्जामिनर। राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी जो है ये लद्दाख श्रेणी की, लद्दाख श्रेणी की, श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट राकापोशी, जो माउंट राकापोशी है, माउंट राकापोशी इज द वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट, इज द वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट, क्या है, वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट पीक एंड इज पीक एंड इज पार्ट ऑफ द एंड इज पार्ट ऑफ द, किसका हिस्सा है, लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ यहाँ पर लद्दाख के पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे ये लद्दाख है 2000, ये ना आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना। कब बना, इसकी डेट क्या थी भैया पूछ सकता है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना, यूनियन टेरिटरी बना। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या बताओगे आप कि मैम इसकी कैपिटल लेह है। बच्चों क्या बताओगे, इसकी कैपिटल आप क्या बताओगे, लेह है। और ये जो लेह है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। को केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि कब बना। और इसकी जो कैपिटल है, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। और लेह से क्वेश्चन क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ओके, तो मैम ये बताना चाहिए यह सिंधु नदी कहाँ बोला मैंने, लेह बोला है मैंने। यह है, ऊपर जगह है, हाँ। यह नहीं, आप लेह के बारे में अगली लाइन में लिखो। लेह सिंधु नदी के, सिंधु नदी के कौन से तट पर है ये पूछा जाता है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर, दाएं तट पर स्थित है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, मैं जो लेह है, लेह इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द, ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो लेह इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी के विषय में। काराकोरम भी मैंने पढ़ा दी, काराकोरम भी पढ़ा दी, लद्दाख भी पढ़ा दी। अब आती है जास्कर रेंज के विषय में, क्योंकि हमें ट्रांस हिमालय की ना चारों श्रेणी तो पढ़नी पड़ेंगी, फिर एक पढ़ा दूंगी तो ऐसे गलत हो जाएगा ना। जास्कर रेंज, जास्कर रेंज चलो थोड़ा बहुत तो लिख लो आ जाएगा। जास्कर रेंज के बारे में आपको मैं बताती हूँ, इसके बारे में क्या पढ़ना है। पहली बात बताओ, ये किस रेंज के दक्षिण में है, काराकोरम के, लद्दाख के। तो मैं आप देख लो ना किसके साउथ में मिलेगी, तो आप बोलोगे लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित। ये कहा लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है, सिचुएटेड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज, सिचुएटेड साउथ ऑफ द, सिचुएटेड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। ओके, अब तुम्हें एक बात मैं बताती हूँ, ये तो अब एक मैं भी मैप बना के दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र करना है, लेकिन लद्दाख पेशेंस रखना है थोड़ा। ओके, लद्दाख एवं जास्कर, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से, श्रेणियों के बीच से, बीच से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। सिंधु को इंडस बोलते हैं, सिंधु नदी बहती है। तो द इंडस रिवर फ्लोज, द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, द लद्दाख एंड द लद्दाख एंड, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये ध्यान रखना, जास्कर, जास्कर माउंटेन रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैं एक मैप बना के दिखाती हूँ तुम्हें ये चीजें। है ना, ये बनाया मैप। सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है, क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है। तो आप बोलोगे मैम भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान लद्दाख में स्थित द्रास है। ओके, द्रास,
तो यहां पर एक नोट करके लिख लीजिएगा आगे, है ना। भारत में सबसे कम तापमान, कम, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान पता है कौन सा है? तो आप बोलोगे स्थान लद्दाख में स्थित, लद्दाख में स्थित द्रास है। ये आपको ध्यान रखना है, द्रास है। भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान लद्दाख में स्थित द्रास है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ सर्दियों में द्रास क्यों है बच्चों, तो सबसे कम तापमान वाला स्थान द्रास क्यों है, तो आप ये बोलोगे क्योंकि मैम, ये आपको बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में तापमान अक्सर ना -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तक गिर जाता है, जो इस भारत का सबसे ठंडा और दुनिया के मतलब ठंडे स्थानों में से एक माना जाएगा। जब -40 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो सबसे ठंडे स्थानों में से एक आएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम इसका जो द्रास का विंटर में जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, -15 टू -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इसलिए इसे ना कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है इन द वर्ल्ड। ओके, इसे क्या माना जाता है, कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। द लोएस्ट टेम्परेचर, आई बात समझ में, द लोएस्ट टेम्परेचर in India is Dras in Ladakh और ये नोन एज द गेटवे टू लद्दाख, ये भी आप कह सकते हैं। और मैंने बताया ना ये क्या होता है, कि इसका जो विंटर टेम्परेचर है वो कितना चला जाता है, -15 डिग्री सेल्सियस टू -45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, इस वजह से। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, तो भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान लद्दाख में स्थित द्रास है। अब आता है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज है ना। अब ये कैलाश रेंज भी तो मुझे पढ़ाना था, ये क्या, भगवान शिव का निवास स्थान, ये आपको ध्यान रखना है, भगवान शिव का निवास स्थान, भगवान शिव का निवास स्थान, भगवान शिव का निवास स्थान। तो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, तो आप बोलोगे द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, क्या बोलते हैं, द अबोर्ड ऑफ, क्या बोलोगे, द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो कैलाश रेंज है मैंने कहाँ बताई, भारत में ना, है ना, भारत में बताइए ना, जल्दी बताओ। तिब्बत में स्थित बताई है। तुम कहीं इधर उधर की बातें देखते रहो, सुनते रहो ना, कहाँ बताई मैंने, तिब्बत में स्थित, लोकेटेड इन तिब्बत, लोकेटेड इन तिब्बत। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। कैलाश रेंज से कौन कौन सी, क्योंकि कैलाश रेंज तिब्बत में है, अब तिब्बत से आपकी सिंधु नदी भी निकलती है, बना के दिखा दी, और नदियां तो मैं नदियों के चैप्टर में दिखाऊंगी। सिंधु सतलुज व ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल, याद रखना, उद्गम स्थल। ओके, यहाँ तक आपने लिखा, जल्दी जल्दी देख लो फटाफट से, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल, मतलब तीनों नदियां यहीं से ही निकलेंगी। ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ, ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ, ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ किस किसके हैं, इंडस सतलज, इंडस सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अच्छा ठीक है, अब आपको ये तो सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ, क्या सिखाती हूँ मैं ना, सब्र कर लिया करो थोड़ा, पेशेंस, है ना और जास करके सामने ही बनानी है आपको कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत में लोकेटेड है, लोकेटेड इन तिब्बत, है ना, कैलाश रेंज लोकेटेड इन तिब्बत। ओके, अब इनका ना क्या पूछा जाता है, आप बोलोगे मैम ये क्यों बना दिया ये आपने, अरे इनका पूछा जाता है कि इन श्रेणियों को क्रमशः लगाइए, इनको क्रमशः पूछा जाता है। इनका ना एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, सीक्वेंस पूछ लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर। तो इनका करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है, तो द करेक्ट ऑर्डर में लगाना है इनको, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज हिमालयन रेंज इज क्या क्या होगा, काराकोरम, बोलते रहो, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके नीचे कौन सी आएगी, हरे जगह नहीं है, पीर पंजाल,
एंड क्या है, धौलाधर, ये काराकोरम। तो अब इनका ना एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, है ना, कभी आपको कहो अरे मैम, तो आपको ना KLZP और D कभी भी गलती नहीं होगा, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुमसे। काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम तुम्हें पता कहाँ, लद्दाख में, ये भी लद्दाख में, जास्कर भी, ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, ये बता दूंगी कहाँ पर है। देखो पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर याद रख सकते हैं। अब बताओ, भैया हमने, ये बच्चा कह रहा है मैम आप PDF की फॉर्म में करा दीजिए, मैं तो तुम्हारा ये चाह रही हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया, हिमालयाज इन इंडिया। अब हिमालय की कहानी पढ़ेंगे हम। एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। हिमालय कैसे दिखता है भैया, श्रेणियों में बटा हुआ, पहली बात तो 3 श्रेणियों में बटा है। भैया हिमालय का शेप बताओ, जैसे भारत का शेप भी मैंने बता रखा है, किसी को याद हो तो बता देगा, जहमत कर लेगा। क्वाड्रिलेटरल, चतुष्कोणीय। अब इसका जो शेप है हिमालय का आपको कैसा मिलता है, चाप, चाप के आकार, चाप कैसा मिलता है, चाप के आकार का और धनुषाकार। ऐसी तो है हिमालय की सारी श्रेणियां, यानी आर्क के शेप में है, आर्क के शेप में है। अच्छा मैं बना के दिखा दो, हमें ना समझ में आ रहा, मैंने कहा मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, तुम्हें समझाने के लिए ही तो खड़ी रहती हूँ मैं यहाँ पे। इस तरीके से हिमालय की तीनों श्रेणी। ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊपर वाली श्रेणी का नाम बताओ, ये कौन सी श्रेणी है, बीच वाली, और लास्ट वाली कौन सी, मैम हमें नाम नहीं याद है ना, ऐसे बोल रहे हो ना। ग्रेटर हिमालय शॉर्ट में लिखूंगी, लेसर, इसको 2 नामों से जाना जाता है, लेसर या मिडल हिमालय, और इसको शिवालिक हिमालय। तीनों श्रेणियों के मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया, आगे विस्तार पूर्वक लिखा दूंगी। ये बच्चों किस शेप में है, आर्क की शेप में है आपका हिमालय, आर्क यानी चाप की शेप में है हिमालय। कोई पूछे भैया हिमालय की शेप में, आर्क या चाप की शेप में हमें दिखता है, तो भैया हिमालय पर्वत कैसे फैला हुआ है, अब ये बताओ। हिमालय पर्वत आपको भारत में किस तरफ मिलेगा, उत्तर में या दक्षिण में, अरे उत्तर में मिलेगा, दक्षिण में मिलेगा। तो हिमालय, भारत का जो हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो किस दिशा में है, तो आप बोलोगे मैम हिमालय हमें नॉर्थ में मिलेगा, और इसका जो एक्सटेंशन है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, पश्चिम से लेके पूर्व में, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, इस तरीके से है। तो आप बोलोगे हिमालय पर्वत भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, भारत की कौन सी सीमा पर है, भारत की उत्तरी सीमा पर, भारत की उत्तरी सीमा पर है, और पश्चिम से पूर्व दिशा में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। अब तो आ गई होगी समझ में, क्या यही बात है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द, एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स कहां तक इसका विस्तार, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, ओके, फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, ये देख लो, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। इसके बाद हिमालय का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में, हिमालय जो एक्सटेंशन है वो बताओ, हिमालय का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है। अब आगे बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार, विस्तार को बोलते हैं एक्सटेंशन, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंशन मींस फैलाव। तो आप बोलोगे मैम 10 से अधिक राज्यों में, कितने राज्यों में, 10 से अधिक राज्यों में। कैसे, आप बोलोगे मैम अगर हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट की तो पूरे स्टेट में फैला है, तो नॉर्थ ईस्ट की तो 8 स्टेट हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, सिक्किम हो गए 8, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गए 10, और ऊपर थोड़ा सा फैला हुआ है ना कुछ कुछ। तो आप बोलोगे मैम हाँ 10 से अधिक राज्य तो हो गए ना, तो इस तरीके से 10 से अधिक राज्यों में, 10 से अधिक राज्यों में। तो आप क्या बोलोगे, मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स, मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स, ओके। अब इसका जो है कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो आप बोलोगे 5, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दूसरे कलर में लिखनी चाहिए। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 है ना, तो ये कितने 5 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। और इसके क्विज वगैरह ना जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, निचोड़ जैसे पहले चैप्टर में दिए थे ना सबसे लास्ट में, इसके PYQ इसका सब कुछ सबसे लास्ट में मिलेगा। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है, ये याद रखना। तो आप इसको क्या बोलोगे मैम, इसका जो विस्तार है अप्रोक्स 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और भैया आगे तो अब मुझे लगता है तुम्हारा टाइम हो गया है खत्म मैम। चलो तो अब बता आज का सेशन कैसे लगा, जल्दी बता दो, मैं ऑफ कर रही हूँ तुरंत। ये पढ़ा दिया मैटर या बता, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया को, क्या पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को देखें, तो पूरे यूनिवर्स में अगर मैटर की बात करें ना, तो केवल हम लोग 5% की बात करने वाले हैं। इसका मतलब पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड 3 चीजों से मिलकर, पूरा यूनिवर्स 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला जिसमें हम डार्क एनर्जी कहते हैं, दूसरा डार्क मैटर कहते हैं, और तीसरा जिसे हम मैटर कहते हैं। मैं, आप, पेड़ पौधे, ये नदियां, ये पहाड़, ये पर्वत केवल 5% हिस्से में आते हैं। तो बाकी का जो हिस्सा है वो तो हमें अभी हमारी जानबूझ से ही दूर का हिस्सा है, उसके बारे में तुमको समझते ही नहीं है। आज हम लोग ये मैटर क्या होता है, इस मैटर को समझने निकले हैं। इस मैटर की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसके क्या क्या गुण होंगे, ये सब बातें आज की क्लास में हम धीरे धीरे करेंगे।
तो आपको क्या सीखने को मिलेगा इस क्लास में? सर 9वीं और 10वीं क्लास में जो आपने मक्कारी दिखाई, जो आप नहीं पढ़कर आए बेसिक, वो सारे बेसिक की जिम्मेदारी हमने आपके ले ली है। बेसिक को आपको पढ़ाएंगे और बेसिक पढ़ाने के बाद आप अपने एमसीक्यू को और हम पीवाईक्यू को जो सोल्व कराएंगे ना, सारी बात, ये आदमी, ये पर्वत, ये पहाड़, ये पेड़, ये फूल, ये सोला, ये सबनम, ये सारी चीजें पदार्थ हैं। पदार्थ हमारे आसपास की वो सारी चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं जिसे नाप सकते हैं, वो सारी चीजें हैं जिनका कोई ना कोई मास या कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वो सारी चीजें हैं जो आयतन घेरती हैं, जो स्थान घेरती हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आसपास की प्रत्येक चीज पदार्थ होगी क्या? हाँ सर। सर ये छोला भटूरा पदार्थ है, बिल्कुल। ये गोलगप्पा पदार्थ है, बिल्कुल। सर ये पानी की बोतल, ये वो वाली बोतल, ये वाली बोतल, सब कुछ पदार्थ है सर, सब कुछ पदार्थ है। जो भी दिखाई देता है सब कुछ पदार्थ होता है। तो परिभाषा क्या बनाएं फिर? सर परिभाषा को कुछ ऐसे बनाएं कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, एक एक शब्द को पकड़ेंगे बच्चे, जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। सर 9वीं क्लास की एनसीईआरटी की बात है ये तो? हां सर, जो आप 9वीं क्लास में बचपन में नहीं पढ़ पाए वो हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। सर जैसे क्या? जैसे ये मिट्टी, जैसे ये मेज, जैसे ये मकान, जैसे जो भी तुम्हारा मन करे वो आगे लिख दो, जो भी तुम्हारा मन करे वो आगे लिख दो। ध्यान से सुनो बच्चों, चुपचाप होकर ध्यान से पढ़ाई करने के मूड में आओ और सुनो। तो अंग्रेजी में क्या लिखें? एनीथिंग दैट हैज मास। भाई कई सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट थे कि राइटिंग साफ नहीं आ रही है आपकी, तो मेरे को आज बताना, मैं कोशिश करूंगा पूरी सही से लिखने की। दैट हैज मास एंड टेक्स अ प्लेस इज कॉल्ड मैटर, सर मतलब क्या हुआ? एग्जांपल के तौर पर सर टेबल, पेन, रसगुल्ला, जो भी तुम्हारा मन करे वो सब लिख दो और वो मैटर होता है। जो भी तुम्हारा मन करे वो सब लिख दो, वो मैटर होता है। तो हमने कहा पदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो आयतन, जो स्थान घेर दे वही तो पदार्थ होता है। तो सर एक बात तो बताओ, अरे सर पूछो ना कि ये द्रव्यमान क्या होता है? एक शब्द आया द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या होता है? और दूसरा शब्द आया स्थान घेरती है, मतलब जिसका आयतन हो, स्थान घेरे मतलब जिसका आयतन हो। ये आयतन क्या होता है और ये द्रव्यमान क्या होता है? आयतन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, स्थान घेरना क्या होता है मतलब। तो अगली स्लाइड में चले, तो हमने यही सवाल बनाया। बहुत बेसिक चल रहे हैं बच्चों। पहला सवाल हमने बनाया, सर ये द्रव्यमान क्या होता है, इसको तो बताओ पहले। बहुत सुना है हमने कि द्रव्यमान को तो किलोग्राम में नापते हैं, फिजिक्स ये कहती है कि द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। बात यह है कि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब क्या हुआ सर? लिख तो दिया, समझ में नहीं आया। समझने की बात यह है कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर के भीतर जो भी पदार्थ है, अगर उसको मैं देखूं ये कितना है तो द्रव्यमान है। सर मेरे कान को काट के कान में जितना भी मैटर है ये कान का द्रव्यमान है। दांत में जितना मैटर है दांत का द्रव्यमान है। भटूरे में जितना मैटर है, जितने उसके मॉलिक्यूल है, जितने उसमें कणों की संख्या है, वो भटूरे का द्रव्यमान है। साइकिल में जितना मैटर है वो साइकिल का द्रव्यमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर या ऐसे लिख ले, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर। वस्तु ने जितना स्थान घेरा वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो क्या कहें? प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन मैटर। क्या कहें सर? प्लेस ऑक्यूपाइड बाय एन मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, द स्पेस occupied by an object is called volume। चलिए जी, दो बारीक परिभाषाएं होंगी, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं। अब चलते हैं कुछ आगे। सर हमने कहा पदार्थ हम समझ गए, पदार्थों के गुण क्या होते हैं। तो यहां से टॉपिक शुरू होता है पेपर में आने का सवाल। तो पेपर में आने के सवाल यहां से शुरू होंगे बच्चों। सब टॉपिक बनेगा पदार्थों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। पदार्थों के भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के भौतिक गुण क्या होते हैं? पहला सुनिए ध्यान से, भौतिक गुण क्या होता है बच्चों। ध्यान से सुनना और लिखते चलना। पहला आपने बताया सर, हमने सुन रखा है कि पदार्थों के बीच में खाली स्पेस होता है। पहले लिखिए फिर समझे। इंटरमोलिक्यूलर
स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, कणों के बीच खाली स्थान या रिक्त स्थान। पहला गुण होता है कि कणों के बीच खाली स्थान होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर, एक गिलास दूध में मैंने 2 चम्मच चीनी मिलाई और मैं मिलाता गया, चीनी गायब हो गई। सर, मम्मी ने एक गिलास दूध में बोर्नवीटा मिला दिया और बोर्नवीटा उसमें से गायब हो गया। गायब तो हो गया, ये तो ठीक बात है। मजे की बात यह है कि उस पदार्थ का, उस गिलास जो था, आपने भरा हुआ जो गिलास लिया था, उसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा, उसका आयतन भी नहीं बढ़ा, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा और वो चीनी उसमें घुल गई। इसका मतलब चीनी कहां गई? तो दूध के पार्टिकल के बीच में कहीं कोई खाली जगह थी जहां जाकर वो चीनी, का मतलब ये होता है कि वो चीज, वो जो पदार्थ था, उस पदार्थ के बीच में कहीं ना कहीं कुछ खाली स्थान था, उसके कणों के बीच में खाली स्थान था। तो उदाहरण क्या लेंगे इस बात का? बात समझ गए होंगे आप। उदाहरण क्या लेंगे? एग्जांपल, चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना बगैर आयतन बदले, बगैर आयतन। बच्चों, अगर आयतन बदल गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बगैर आयतन बदले, इसी लाइन से सवाल है बच्चों, इसी लाइन से सवाल है, इसी लाइन से सवाल है। क्या? मिक्सचर ऑफ ऐसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर एंड शुगर, और यही लिखे नॉट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वॉल्यूम में कोई बदलाव। तो पहला हमने पदार्थों का गुण लिया, कि बच्चों इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, कणों के बीच खाली स्थान होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात लेंगे, यहां से दूसरी बात लेंगे। दूसरा गुण, राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? कल कुछ बच्चों के कमेंट थे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, कणों के बीच में आकर्षण बल, कणों के बीच में आकर्षण बल। सर, क्या ये भी गुण होता है क्या? हाँ जी, ये भी एक गुण होता है। इस गुण का एग्जांपल कैसे लूं सर मैं? इस गुण का एग्जांपल कैसे लूं? सर, मैंने कई बार अपने तालाब में, मैंने कई बार स्विमिंग पूल में ऐसे हाथ मारने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं कटा। जैसे मैं हाथ मार के निकला तो देखा कि पानी वापस से आकर जुड़ गया है, वापस से आकर जुड़ गया। मैंने देखा कि ठोस, जो मैंने गिलास लिया, ताला लिया, कुछ भी मैंने लिया, उसके कण आपस में ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं। इसे ही मैं कहता हूं इंटरमोलिकुलर या कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है। सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं शहद मेरा कहीं बिखर जाए, मेरा शहद किसी मेज पर बिखर जाए, तो जब मैं शहद को छुटाने की कोशिश करता हूं तो शहद के कण, शहद के पार्टिकल आपस में जोर लगाते हैं, तभी तो बूंद बनती है, सर, हमने तो फिजिक्स में सुन रखा है, सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन की वजह से बूंद गोल हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि बूंद के भीतर पानी के पार्टिकल एक दूसरे को बांधे हुए हैं, इसे ही हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, पानी का अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। सर, क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स में हम कैसे समझेंगे? तो हमने कहा, जब मैं पानी ऊपर से गिराता हूं तो पानी बिखरता नहीं, धार के रूप में दिखाई देता है। जब पानी ऊपर से गिराता हूं तो पानी धार के रूप में दिखाई देता है, वो बिखरता नहीं, धार के रूप में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके कणों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, बच्चों। क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? क्या तकलीफ आ रही है? आवाज तो ठीक है, बिल्कुल आवाज तो ठीक है, एक बार चेक करें। तो एग्जांपल, पानी की बूंद का गोल होना, किसकी वजह से? ठीक है जी, एक बात होगी। दूसरी बात आपने कहा, तीसरा पॉइंट लेते हैं इसका। तीसरा क्या गुण होता है? ध्यान से धीरे-धीरे समझेंगे। तीसरा गुण क्या होता है? पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, सर, आपने कभी देखा है कि अगर आपने एक गिलास पानी में 2 बूंद शाही की डाल दी तो शाही पूरे के पूरे गिलास में फैल जाती है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि पूरे पानी के कण भी धीरे-धीरे घूम रहे, हमें घूमते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन पानी के कणों में भी पानी गीला क्यों होता है? कोहेसिव फोर्स के कारण। हम कह रहे हैं कि पानी जो है, पानी में शाही अगर फैल गई है तो इसका मतलब यह है कि उनमें गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। सर, अगर हम गर्म कर देते हैं पानी को, तो पानी गर्म कर देने के बाद उसमें घुलने की जो दर है वो ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब अगर टेंपरेचर हम दे देते हैं तो टेंपरेचर देने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, आपने देखा ठंडे पानी में या ठंडे दूध में आप चीनी घोलते हैं तो वह नहीं घुल पाती है, लेकिन अगर आप गर्म पानी में घोलते हैं तो चीनी घुल जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ठंडे पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा उस कणों में है, वो कम है। कई बार आपने देखा कि अगर आपने फ्रिज से कोई शरबत बनाने के लिए फ्रिज से पानी लिया और फ्रिज से पानी लेने के बाद उसमें चीनी घोलने की कोशिश की तो चीनी ठंडे पानी में नहीं घुल पा रही है, और जैसे ही आप उसको टेंपरेचर दे दे तो तेजी से घुल जाएगी। गर्म दूध में तेजी से घुल गई, ठंडे पानी में नहीं घुल पा रही है। क्यों? क्योंकि तापमान देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बात समझिए आप? तापमान देने से हम क्या कहेंगे? कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है, एक बात हो गई। चौथी बात लेंगे, पदार्थों में विसरण का गुण होता है, विसरण का गुण। सर, यह शब्द विसरण बहुत बार आया है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे, यहां भी समझकर चलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन
प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इन मैटर्स। सर ये क्या होता है? सर ये ऐसा होता है कि आप जो है अगरबत्ती जलाकर आए थे, आप अगरबत्ती जलाकर आए थे मंदिर में और महक आ गई पूरे मोहल्ले में, तो अगरबत्ती की महक सारे में कैसे चली गई? आपने कमरे के किसी कोने में जाकर वो कछुआ छाप जलाई और वो कछुआ छाप की महक पूरे कमरे में चली गई, ऐसा कैसे हो गया? मम्मी ने लहसुन का छोक लगाया, लहसुन का छोक लगाया, लहसुन का छोक लगाया कहां पर? लहसुन का छोक लगाया मम्मी ने रसोई में, पूरा का पूरा कमरा महक गया, ऐसा कैसे हो गया? सर ये डिफ्यूजन की वजह से हो गया, डिफ्यूजन। सर पापा स्मोकिंग करके आए बाहर, मम्मी ने एकदम से झांप लिया कि महक आ रही है, स्मेल आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? सर ये डिफ्यूजन की वजह से हो गया। डिफ्यूजन का मतलब है, रोनक भाई लिखेंगे, डिफ्यूजन का मतलब है कि पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। यहां लिख लेते हैं पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। उदाहरण लिख लीजिए, शाही का पानी में मिलना, पानी में मिलना या घुलना। सॉल्यूशन ऑफ इंक इन वाटर, इन वाटर। यहां पर पदार्थों में विसरण का गुण क्या हुआ? तो पदार्थों में विसरण का गुण हुआ महक का फैलना, महक का फैलना। अगर आप कहें तो महक का फैलना। एक्सपेंशन ऑफ फ्रेग्रेंस या स्मेल, या डिस्पर्सन कर लीजिए, डिस्पर्सन ऑफ स्मेल। एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से चली गई, बहुत तेजी से चली गई, ये विषय हो गया। अभी तक हमने पढ़ा कि सर पदार्थों के कुछ गुण होते हैं और उन पदार्थों के आपस में मिल जाना। उन पदार्थों के गुणों में हमने पढ़ा कि सर उसका कणों के बीच में एक खाली स्थान होता है, एक बात हुई। सर उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो बात हुई। सर पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। टेंपरेचर देने पर ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, टेंपरेचर देने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कहीं इधर कोने में लिखना, कोने में कहीं बनाना कि टेंपरेचर का काइनेटिक एनर्जी से, टेंपरेचर का काइनेटिक एनर्जी से सीधा संबंध होता है। तापमान का गतिज ऊर्जा से सीधा संबंध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, गतिज ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर तापमान बढ़ाया जाए तो गतिज ऊर्जा भी कणों की बढ़ जाएगी, तापमान यदि बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। एक बात हो गई। अरे तुम ये देख नहीं रहे हो क्या? हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में, कौन सा अंग्रेजी कह रहे हो भाई? ये हिंदी अंग्रेजी सब कुछ तो लिखा है। एक बात हो गई। फिर आपने कहा कि विसरण का गुण होता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, आपस में मिल जाने की प्रॉपर्टी होती है। अब यहां से आगे आते हैं, यहां से चार गुण आपने देखे पदार्थ के। अब देखेंगे पदार्थों की अवस्थाएं, अब देखेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। सीरियल सीजीएल की तैयारी हो जाएगी। अरे क्यों नहीं हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। हाँ लिखते चलिए ठाकुर सरकार, लिखते चलिए, बगैर हाथ से लिखे हुए काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगली बात, कोई पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप हाथ से लिखें। मैं भी आपको पीपीटी बनवा सकता हूं, लेकिन आपको याद हो स्टेजेस ऑफ मैटर्स, स्टेजेस ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्थाएं। बचपन में 9th क्लास में पढ़ा था ना, 9th क्लास में पढ़ा था, आज फिर से पढ़ेंगे, आज फिर पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा रिपीट करो। गतिज ऊर्जा का मतलब है कणों के बीच में मूवमेंट होता है, कणों के बीच में गति होती है। अगर आप बहुत ध्यान से, अब ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन जो पानी के कण होते हैं वो भी एक दूसरे पर मोह कंपन कर रहे होते हैं। गैस के कण तो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, और ठोस के कण भी जहां बचे बने हुए हैं, सॉलिड के पार्टिकल भी, वो भी वहीं पर जो है वो भी वहीं पर रखे होते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं। क्या नहीं समझ में आ रहा? स्टेजेस ऑफ मैटर, और साफ लिख देते हैं भाई, स्टेजेस ऑफ मैटर। ये बात हुई। तो हमने कहा कुल मिलाकर 5 अवस्थाएं होती हैं। अगर पेपर में पूछे कि पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5 स्टेजेस होती हैं सर, 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थों की। ठीक है सर, कौन कौन सी होती है? तो ध्यान से सुनेंगे और उनके गुणों को भी आज की क्लास में ही समझेंगे। पहली अवस्था जिसे ठोस कहते हैं, पहली अवस्था जिसे ठोस कहते हैं, सॉलिड। दूसरी अवस्था जिसे द्रव कहते हैं, लिक्विड। तीसरी अवस्था जिसे गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। मैं तो बहुत संभाल के लिख रहा हूं भाई, फिर भी आपको दिक्कत कहां आ रही है समझने का। चौथी अवस्था जिसे प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, कंडेंसेट कहते हैं। अंग्रेजी में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। छोटे अक्षरों में बीईसी लिख दिया जाता है, छोटे अक्षरों में बीईसी लिख दिया जाता है। ठोस, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, एक बात हुई। चलिए अगली बात चलते हैं। तो ये जो सॉलिड होता है, बहुत बेसिक ले रहे हैं बच्चों, ये जो सॉलिड होता है जिसे आप ठोस कहते हैं, इसके कुछ गुणों को देखेंगे, इसके कुछ गुणों को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के गुण, ठोसों के गुण। पहला गुण लेंगे, क्या कहता है? क्या इनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है? क्या इनमें बहुत ज्यादा स्पेस, इनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है? अगर आप किसी भी लोहे के टुकड़े को लें, बाट को लें, ताले को लें, हथौड़ी को लें, क्या किसी भी लोहे का जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई जगह होती है? सर नहीं। तो हम कहेंगे पहली बात कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, इंटर या बहुत कम होता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ऐसे नहीं लिखें, अणुओं के बीच आकर्षण बल लिखें। पहले अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन बल बहुत ज्यादा होता है। जब अट्रैक्शन बल बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब इसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ससंजक बल ज्यादा। ससंजक बल क्या होता है? कोहेसिव फोर्स क्या होता है?
कोहेसिव फोर्स का मतलब है दो कणों के बीच में, एक ही पदार्थ के दो कणों के बीच में लगने वाले बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एक ही पदार्थ के बीच में लगने वाले बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। पानी की बूंदों के बीच कोहेसिव फोर्स लग रहा है, गोंद के बीच कोहेसिव फोर्स लग रहा है, लोहे के बीच कोहेसिव फोर्स लग रहा है, कोई भी मैटर क्यों ना हो, एक मैटर के बीच में, एक मैटर के अणुओं के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कोहेसिव फोर्स लगता है, उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ससंजक बल कोहेसिव फोर्स अधिक होता है, ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स अधिक होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात लेंगे स्पेस, इंटर मोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। क्या लिखेंगे इसे? अणुओं के बीच खाली स्थान कम होता है, अगली बात लिखें काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? सर गतिज ऊर्जा। अरे भाई जब एक दूसरे के कण एक दूसरे से बहुत तेजी से जकड़े हुए हैं तो गति कहां करेंगे? जब पूरी की पूरी बस में हमने ठूस कर भर दिया है लोगों को, तो आदमी को हाथ पैर दिखाने की, हाथ पैर हिलाने की जगह ही नहीं बची है। ये हाल ठोस के एटम का है। जब ठोस एक दूसरे से इतनी तेजी से बिछे हुए हैं, इतनी तेजी से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें कम होती है। तो क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कम होती है। ठीक है जी, अगली बात लेंगे। सर इसकी शेप एंड वॉल्यूम, सर इसका आकार और उसका आयतन फिक्स होता है, स्थिर होता है। शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मतलब स्थिर, या ऐसे लिखें आकार, बच्चों ध्यान से नोट्स बना के चलना, आकार और आयतन निश्चित होता है। ये बात हुई। एक बात और लिखो, क्या ठोसों को आप आराम से दबा सकते हैं? क्या ठोस को आप आराम से, ससंजक बल का मतलब होता है एक ही पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाले बल को ससंजक फोर्स कहते हैं। दूसरा, दो पदार्थों के बीच में लगने वाले फोर्स को एडहेसिव या असंजक बल कहते हैं। अगर आपने एल्फी से अपनी उंगली चिपका ली है तो उंगली और एल्फी के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव है। अगर आपने ग्लू से या गोंद से अपनी किताब चिपका दी है तो गोंद और किताब के पन्ने के बीच में लगने वाला बल एडहेसिव असंजक बल है। ठीक है, अच्छा हम यहां आए तो बताइए कि ठोसों को आराम से दबा दोगे क्या? आपको लग रहा है कि मैं अपने ताले को उंगली से ऐसे दबा दूंगा, पिचका दूंगा। सर ऐसा नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, मतलब संपीड्यता कम होती है। संपीड्यता का मतलब क्या है? अगर आपको एक बैग में लोहे का कोई सामान रखना है तो जितना सामान उसमें आ सकता है उतना ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोहे को दबा के बैग में कपड़ों की तरह बहुत सारा सामान रख लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। और अगली बात और ले लेंगे यहीं पर, इनकी डेंसिटी का मतलब घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इनकी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सर आयतन में आने वाले कणों की संख्या। मनोज भाई, इन अंतराण्विक बल कौन सा होता है? अंतराण्विक बल ही ससंजक या असंजक बल होता है। ठीक है, अणुओं के बीच में लगने वाला बल। डेंसिटी का मतलब क्या है? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, डेंसिटी क्या होती है? सर अगर बाल हल्के हो गए हैं, सिर के बाल अगर हल्के हो गए हैं तो बालों की डेंसिटी कम हो गई है। सिर के बाल घने हो गए हैं तो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, इसी आकर्षण बल को ही ससंजक बल कहते हैं। आकर्षण बल का एक प्रकार ससंजक बल है। यह बात हुई किसकी? लिखिए इसको, लिखिए बच्चों तेजी से लिखिए। और क्या इसके जो गुण होंगे, क्या इसके गुण बहना दिखाएंगे? आप ताला यहां रख के गए तो सुबह आओगे तो गेट में मिलेगा ताला आपको। ठोस में बहने का गुण नहीं होता। खैर ये बात हुई सॉलिड्स की। आगे चलेंगे यहां से। अब हम लेते हैं लिक्विड में। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, द्रवों के गुण। चलिए सर समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला गुण लेते हैं द्रव का। पहला गुण क्या है द्रव का? पहला गुण होता है इनका आकार और आयतन। आकार कैसा होता है? आकार अनिश्चित होता है। बोतल में डाल दिया तो बोतल का आकार, लोटे में डाल दिया तो लोटे का आकार, और पानी को हमने कटोरी में डाल दिया तो कटोरे का आकार। इसका मतलब शेप इनडेफिनेट होती है। एक बात। दूसरी बात, सर आयतन तो सर डेफिनेट होता है, आयतन तो निश्चित होता है। किसी में भी डाल दोगे, लंबाई बढ़ जाएगी तो चौड़ाई घट जाएगी, थाली में गहराई आई तो चौड़ाई बढ़ गई। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, कणों के बीच आकर्षण बल। ऐसे लिखें, कणों के बीच आकर्षण बल। बच्चों ध्यान से लिखते चलना, 9वीं क्लास की बात बता रहा हूं। कणों के बीच आकर्षण बल, यहीं से आपके बड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे आगे जाकर। आकर्षण बल कम होता है तो क्या कहेंगे? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स वेरी लिटिल, बहुत कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। कणों के बीच में खाली स्थान, अट्रैक्शन फोर्स ऐसा लिखें, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, ठोस से तुलना करते हैं बच्चों इसकी। आकर्षण बल ठोस से अधिक, ऐसा लिखो, ठोस से तुलना कर लेते हैं ना, समझ में नहीं आएगा। बहुत कम लिखोगे तो कितना कम, फिर आपको आपके नोट्स में तकलीफ आएगी। तो किससे अधिक? ठोस से अधिक। तो क्या लिखेंगे? मोर देन सॉलिड्स। अट्रैक्शन फोर्स मोर देन सॉलिड्स। अट्रैक्शन फोर्स मोर देन नहीं, कम होगा ना भाई, ठोस से कम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा होता है ना। तो क्या कहेंगे? ठोस से कम। लो कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर कणों के बीच स्थान। अब स्थान पे आइए, यहां पर आइए, ठोस से अधिक।
मोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड्स। ये बात भी समझ में आई कि खाली स्थान किससे ज्यादा होता है? ठोस से ज्यादा होता है। गैसों के गुण लिखे, गैसों के नहीं भाई, पीछे तो ठोस के गुण लिखे हैं पिछली स्लाइड में। देखो सॉलिड अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, संसंजक बल होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, शेप और वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनेट होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। गैस की कहां लिख दी है? ये बात हो गई। अच्छा अब बताइए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक, क्योंकि वहां तो एक दूसरे को बांध के रखे हुए ना कण, वहां तो कण एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं, तो गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक। तो क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स। इसको लिखिए एक बार, तेजी से लिखिए। हिंदी में लिखा है गैस के गुण, कहां लिखा है गैस के गुण? ठोसों के गुण लिखा है भाई, ठोसों के गुण लिखा है। कौन बच्चा है ये? सीआईएसएफ कहां लिखा है गैसों के गुण? लिखा है ठोस के गुण। द्रवों के गुण हो गए, गतिज ऊर्जा कम होती है। अच्छा एक बात और लिखो, डेंसिटी, घनत्व, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है या ठोस से कम होती है? लेस देन सॉलिड्स, ठोस से कम, लेस देन सॉलिड्स, ठोस से कम या लेस देन सॉलिड्स होती है? लेस देन सॉलिड्स होती है। दो बातें हुई, ठीक है। चलो आगे, यहां से आगे अब लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स का गैसेस आ गए अब तो। गैसों के गुण, गैसों के गुण। जब गैसों के गुण लिखोगे तो पहला गुण क्या लिखोगे? गैसों के गुणों में पहला गुण क्या लिखोगे? आकार अनिश्चित। भाई जिसमें डालोगे, गुब्बारे में डालो गुब्बारे का आकार, किसी भी चीज में, टायर में डाला टायर की हवा, टायर का आकार ले लिया, आकार अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। अणुओं के बीच खाली स्थान अधिकतम, अणुओं के बीच खाली स्थान अधिकतम, अभी अंग्रेजी में कर दूंगा इधर, अधिकतम। चौथी बात, अणुओं के बीच खाली स्थान, आकर्षण बल, अणुओं के बीच आकर्षण बल न्यूनतम, अणुओं के बीच आकर्षण बल, क्योंकि गैस तभी तो एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, बीच न्यूनतम। यहां अगरबत्ती जला दी तुमने और दूर तक महक चली गई, ये हो गया। पांचवा घनत्व, एलपीजी सिलेंडर में भर दिया गया, एलपीजी सिलेंडर में भर दिया गया, कैसे? कंप्रेस करके लिखा होता है ना, कंप्रेसर, एलपीजी भर दिया, या आपके ऑटो में सीएनजी भर दी, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके भर दिया। अब लिखो यहां पर अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लिखो ध्यान से, क्या कहेंगे? आकार, शेप इनडेफिनिट, शेप इनडेफिनिट, आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनडेफिनिट। अब लिखो इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम, मैक्सिमम। अणुओं के बीच आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम, बहुत कम होता है। डेंसिटी बहुत कम होती है, और कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये आपने तीन स्टेजेस देखी, ये आपने तीन स्टेजेस देखी बच्चों, ठीक है। सॉलिड का जस्ट उल्टा। हाँ अब ऐसे देखो इसको, अब इसको ऐसे देखो आप। अब मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूं, कैसे भाई? वो कल बताऊंगा प्लाज्मा, और वो दो अवस्थाएं बच गई ना। ये हुआ सॉलिड। अगर ये सॉलिड है तो इसमें पदार्थ जो होंगे ऐसे बहुत नजदीक नजदीक इसमें इसके गुण होंगे, ऐसे होगा, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। ये हो गया सॉलिड का गुण। यहां से आगे जाओगे तो आप लिक्विड देखो। आईएमएफ ने 0.7% की क्या करी है भैया? अंक की बढ़ोतरी की है भैया। किसने करी है? आप कहेंगे आईएमएफ ने करी है, ठीक है। आईएमएफ बेटा पीडीएफ के बारे में बाद में बताएंगे, इसलिए उसके लिए बाद में ही मिलना, ठीक है। अभी पढ़ाई करो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.3 कर दिया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 का अनुमान है। कारण अपेक्षा से बेहतर कॉर्पोरेट लाभ और मजबूती आर्थिक गति। विशेष रूप से 2025 की चौथी तिमाही में आईएमएफ की रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में कहा गया कि वैश्विक वृद्धि स्थिर रहने की संभावना है, ठीक है। तो आईएमएफ ने कितना किया? 0.7% अंक की क्या करी है? बढ़ोतरी करी है, ठीक है। कितनी करी है? 0.7% अंक की बढ़ोतरी करी आईएमएफ ने, ठीक है। आईएमएफ किस देश के उप प्रधानमंत्री भैया? नाम क्या है? रादोस्लाव सिकोरस्की, भारत के दौरे पर आए हैं, बताइए। किस देश के उप प्रधानमंत्री नाम है? रादोस्लाव सिकोरस्की, भारत के दौरे पर आए हैं, बताइए। कहां के हैं भैया? ये कहां के हैं दोस्त? ये क्वेश्चन तो ऊपर से जा रहा है बेटा, पढ़ाई करोगे तो ऊपर से कुछ भी नहीं जाएगा, सारा ध्यान कमेंट में रखोगे, ठीक है। तो कमेंट में रखोगे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए। कमेंट का क्या ही मतलब है? फोन को ऐसे कर लो, कान में लीड लगा लो, चुपचाप निगाहें एकदम घूरते रहो, पूरा दिमाग उसी में लगाओ। अभी देखो कैसे नहीं समझ में आएगा, हैं? बताओ। तो कहां के हैं? पोलैंड के हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है भैया वारसा है। क्या है? पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वारसा बेटा, ठीक है। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वारसा, पोलैंड की कैपिटल है दोस्त, ठीक है। क्या नाम है? उप प्रधानमंत्री का नाम है रादोस्लाव सिकोरस्की, ये भारत की यात्रा पर आए हैं भैया। देखो भाई, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और भैया विदेश मंत्री नाम क्या है? रादोस्लाव सिकोरस्की, भारत की यात्रा पर आए हैं, ठीक है। 19 जनवरी तक, कब से कब तक भैया? 17 से 19 जनवरी तक अपनी पत्नी और प्रसिद्ध लेखिका एनी एप्पलबाउम के साथ भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। किसके साथ आए हैं भैया? भैया देखो सीधी बात है, 17 से 19 जनवरी तक है, अपनी पत्नी के साथ आए हैं, समझो, अपनी पत्नी के साथ आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पत्नियां अकेले नहीं जाने देती हैं कहीं। अब बताओ, बेचारे दौरे पर आए हैं, वहां पर भी पत्नी जी साथ में आई है, समझ रहे हो? समझ रहे ना? तो मतलब पत्नी भी साथ में, बेचारे दौरे भी आई हैं फिर भी पत्नी, ठीक है। अपनी पत्नी और प्रसिद्ध भैया लेखिका है एनी एप्पलबाउम के साथ भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। इस दौरान वह नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी भाग लेंगे। कहां पर भाग लेंगे? जयपुर लिटरेचर, ठीक है, फेस्टिवल में भी भाग लेंगे दोस्त, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेंगे। बेटा तुम पीडीएफ वालो, तुम पीडीएफ संगठन जो है ना, पीडीएफ संगठन एक बना लो और उसका एक नेता चुन लो, ठीक है। पीडीएफ संगठन, ठीक है। और बस सिर्फ क्या करो? हाय हाय पीडीएफ, हाय हाय पीडीएफ, है ना। क्लास पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाना है, ठीक है। चिल्लाते रहो। जबकि तुमको कई बार बताया गया है पीडीएफ तुमको कहां पर मिलेगी? आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिलेगी। कहां पर? आरडब्ल्यू ऐप पर आप जाओगे, ठीक है। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ में जाना है। कहां पर? फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है। फिर आपको वहां पर रोजगार विधि चुनना है। उसके बाद वहां पर आपको करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा फोल्डर मिल जाएगा, वही मिल जाएगी, है ना। लेकिन करना कुछ चाहते नहीं हो, पीडीएफ तुमको क्लास से पहले ही दे दिया करें हम।
पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। क्या है भैया? क्या है? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर है भैया। कहां पर? सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में भारत का। ठीक है, पोलैंड। 2013 से 23 की अवधि में पोलैंड के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार में 192% की वृद्धि हुई। कितनी भैया? 192। वाह, लिखने वालों को सलाम है। 192%। ठीक है, 192% की वृद्धि हुई है। 2013 में यह 1.95 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में कितना हो गया? 5.72 अरब डॉलर पहुंच गया था। ठीक है, 192 192 भैया। ठीक है, 192% की वृद्धि हुई है। किसके साथ भैया? पोलैंड के साथ। पोलैंड जो है आपका भैया, ठीक है, कहां पर भैया? आप मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा क्या है भैया? आपका व्यापारिक और भैया विदेश, ठीक है, क्या है? व्यापारिक और निवेश भागीदार है आपका पोलैंड। ठीक है, अगला, भारत और जापान तटरक्षक बल ने संयुक्त हानिकारक और विषैला पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया। सही कथन आपको चुनना है। क्या किया है? भारत और जापान ने तटरक्षक बल ने क्या किया? संयुक्त हानिकारक और विषैला पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। इसके बारे में सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? इसके बारे में आपको सही कथन आपको चुनना है भैया। तो कहेंगे दोस्त, ये कहां पर किया गया? ये आईसीजीएस, इस पर आईसीजीएस, हाँ जी, हाँ जी, कहां पर? आईसीजीएस समुद्र प्रहार पर। कहां पर? आईसीजीएस समुद्र प्रहार पर आयोजित किया गया। ठीक है, देखो भैया, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान तटरक्षक बल ने मुंबई में एक संयुक्त हानिकारक और विषैला पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया। संयुक्त भैया, संयुक्त अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल के प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत आईसीजीएस समुद्र प्रहरी, है ना, इस पर भैया समुद्र प्रहरी पर आयोजित किया गया। कहां पर हुआ? समुद्र प्रहरी पर आयोजित किया गया इसको। ठीक है, इसके अंतर्गत जापान तटरक्षक कमांडेंट एडमिरल योसोगुची ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय मुख्यालय का दौरा किया। देखो क्वेश्चन क्या था? ये पूछा है भारत और जापान के तटरक्षक बल ने संयुक्त हानिकारक और विषैला पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास में आयोजित किया गया। आप इसको कहां पर? क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में पद्म पानी पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? पद्म पानी पुरस्कार 2026-27 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको? इलैया राजा को। किसको किया जाएगा? इलैया राजा को किया जाएगा भैया। पद्म पानी पुरस्कार 2026-27 से किसे भैया? पद्म पानी पुरस्कार 2026 से इलैया राजा को सम्मानित किया जाएगा। देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्या है भैया? डिस्क्रिप्शन। 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो आपका महोत्सव है, क्या है भैया? 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 28 जनवरी से लगाकर 1 फरवरी तक कहां पर? महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। बात समझ में आई? मैंने आपसे पूछा, मैंने बताया कि पद्म पानी पुरस्कार किसको मिलेगा? ये मिलेगा इलैया राजा को। कब से कब तक होगा? तो 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन करेगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय करेगा। साथ में महाराष्ट्र सरकार होगी और साथ में भैया इसका संस्कृति विभाग होगा। ठीक है, कौन करेगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, इसके सहयोग से किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे की। इस महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार किसको मिला है? दिग्गज संगीतकार इलैया राजा को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार में पद्म पानी स्मृति चिन्ह होगा, प्रशस्ति पत्र होगा, 2 लाख रुपए होगा, इसकी नगद राशि शामिल है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं छोटा सा, आप अच्छा ये बताओ 2025 का ठीक है 2025 का बुकर प्राइज किसको मिला? बुकर प्राइज बताएंगे। बुकर प्राइज किसको मिला है बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करें फटाफट से। 2025 का बुकर प्राइज किसको दिया गया है बताएंगे? 2025 बुकर प्राइज किसको मिला है बताएंगे? बुकर पूछ रहा हूं मैं, इंटरनेशनल बुकर नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बुकर और बुकर में अंतर है बेटा। हाँ, बुकर पुरस्कार मिला है डेविड जेले को, उनकी भी रचना किसके लिए? आपने फ्लेस के लिए। किसके लिए? फ्लेस के लिए मिला भैया। और इंटरनेशनल बुकर मिला है समंथा हार्वी उसको, बानू मुस्ताक को। इंटरनेशनल बुकर किसको मिला है? बानू मुस्ताक को। उनकी जो पुस्तक है वो है आपकी हार्टलैंड, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसने? वो किया दीपा भस्ती ने। ठीक है, ये क्लियर आप रखना। ठीक है, गलती मत करा करो भाई। चल आगे देखो। सी डॉट को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सी डॉट है ना, सी डॉट को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सही कथन आपको चुनना है बताएंगे। सी डॉट को भैया, सी डॉट बताएंगे भैया। सी ऑप्शन नंबर सी होगा। यह पुरस्कार उनके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए दिया गया। ठीक है, किसको? सी डॉट को भैया। ठीक है, सी डॉट को दिया गया। देखो भैया, भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, अब देखो सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है देखेंगे आप? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, है ना, इसको बोलते हैं सी डॉट। क्या कहते हैं? सी डॉट कहते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को उनके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए भी स्कॉच अवार्ड, कौन सा? स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार संसाधन विकसित भारत विजय पर आयोजित 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसको मिला है? ये पुरस्कार मिला है भैया किसको? आप कहेंगे सी डॉट को दिया। 11 का ऑप्शन चूज गलत किया आपने। एक मिनट देख लेंगे भैया क्या गलती होगी 11 में। 11 में ऑप्शन चूज आपने गलत किया है। अच्छा, ये क्या लिखा? 0.7% की बढ़ोतरी करी, यहाँ का लिखा है 0.7 की बढ़ोतरी करी। अच्छा 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 अच्छा, और डिस्क्रिप्शन में 0.7 की बढ़ोतरी। अच्छा अच्छा, गलती हो गया बेटा। तुम्हें ना क्या बताऊं तुमको, सच बता रहा हूँ, सामने बैठे होते ना तुम्हें लटका देते। अब तक तुम्हें हम अब तक लटका देते। ठीक है, हमने पढ़ी ना 15-16। हाँ देखो क्या भैया, पंचायत, हाल ही में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 जिसको पेसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसा। क्या बोलते हैं? पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये किस राज्य में लागू किया गया? पूछा क्या है? पेसा। पेसा, पेसा, पैसा नहीं, पेसा है भैया, पेसा अधिनियम है आपका। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 जो आपका एक्ट है वो कहां पर लागू किया गया बताएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेसा, पेसा भैया कहां पर लागू किया गया बताएंगे? आपने पैसा लागू किया गया झारखंड में। ठीक है, कहां पर? झारखंड में। अच्छा, झारखंड के अभी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नेता थे जिनको हम किस उपनाम से जानते हैं? जिनको हम दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या है बताओ? कौन है बताओ? दिसोम गुरु। दिसोम गुरु के नाम से किनको जानते हैं? जिनको इनकी डेथ हुई थी बताएंगे? बहुत बड़ी। हाँ, कौन थे भैया? शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन थे, इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं के बेटे हैं, नाम इनका हेमंत सोरेन है। क्या नाम है? हेमंत सोरेन है, जो क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन मतलब हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन है, इनको दिसोम गुरु जानते हैं भैया। और इन्होंने एक पार्टी आप जानते होंगे झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, कौन सी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको हम झामुमो कहते हैं। क्या कहते हैं? झामुमो कहते हैं दोस्तों। ठीक है, झामुमो कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। पेसा, पेसा झारखंड राज्य स्थापना के 25 साल बाद लागू किया गया। क्या किया? पेसा को झारखंड में राज्य स्थापना के 25 साल बाद लागू किया गया। यह अंतिम 5वें अनुसूची वाले 5th शेड्यूल राज्यों में से एक बन गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में जमीनी स्तर की स्वशासन व्यवस्था को बढ़ाया गया ताकि वे सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकें और स्थानीय विवादों का समाधान कर सकें और जुर्माने लगा सकें। ठीक है, ये किया गया। और क्या था? यह नियम झारखंड के 24 जिलों में से 13 जिलों में पूरी तरह लागू होते हैं, जिनमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूमि शामिल है, और पलामू, गढ़वा और गोड्डा में आंशिक रूप से लागू किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया है, जिसके अध्यक्ष का चयन प्रचलित परंपरागत प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, पेशा संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत पंचम अनुसूची है ना, 5th शेड्यूल क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, जो आपके 5वें शेड्यूल में दिया गया है उन क्षेत्रों पर ये लागू होता है। ठीक है, तो पेशा कहां पर लागू किया गया? तो पेशा अधिनियम लागू किया गया आपका झारखंड में। इसमें भैया झारखंड में लागू किया गया। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ठीक, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान
अतिविशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, बताइए। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अतिविशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इनका नाम है चंदना सिन्हा। क्या नाम है? चंदना सिन्हा है भैया। देखो, रेलवे सुरक्षा बल इंस्पेक्टर है चंदना सिन्हा को रेलवे मंत्रालय द्वारा भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अतिविशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारतीय रेलवे की ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत, इसके तहत नन्हे फरिश्ते के तहत 1500 से अधिक बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाया है। आपको पता होगा कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया था किसने? भारतीय रेल ने चलाया था। अब भारतीय रेल में किसने चलाया था? ये चलाया था भैया आपका इंडियन रेलवे ने चलाया था। और उसमें आरपीएफ में क्या था? नन्हे फरिश्ते, यानी क्या हुआ था? खोए हुए बच्चों को उनके परिवार वालों से मिलाना, या जिनकी तस्करी की जाती है, जो खो चुके हैं उनके बच्चों को मिलाना है। ठीक है, तो चंदना सिन्हा का नाम आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, बताओ भैया रेलवे बोर्ड के, है ना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना बताएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताएंगे फटाफट से। तो आपके भैया इनका नाम है सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भैया? सतीश कुमार है। बहुत बढ़िया, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन? सतीश कुमार है भैया। ठीक है, सतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी पूरी क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वेक्षण कहां पर शुरू किया गया? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी पूरे क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वेक्षण का भैया ये कहां पर शुरू किया गया? प्रयागराज, बिजनौर, वाराणसी या पटना? बताएंगे। आप कहेंगे ये शुरू किया गया है बिजनौर में। बिजनौर कहां पड़ता है? बिजनौर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। कोई है बिजनौर से? बताएंगे। कोई है बिजनौर से? यहां से बताएंगे। कोई बिजनौर वाला हो तो बता देना फटाफट से। बिजनौर देखो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी पूरी तरह से डॉल्फिन सर्वेक्षण बिजनौर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? आवास और खतरों का मूल्यांकन करना और जनसंख्या का अद्यतन अनुमान लगाना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में सर्वेक्षण गंगा के मुख्य भाग को बिजनौर से गंगा सागर तक और सिंधु नदी तक कवर किया जाएगा। ठीक है, आपने देखा था डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी हुई थी ना, 6327 नदी डॉल्फिन थी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? फिर से नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया आपको। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र गंगा की उपनदियां, सुंदरबन और ओडिशा को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण सिंधु नदी डॉल्फिन और भैया इरवाड़ी डॉल्फिन की स्थिति के साथ साथ उनके आवास की स्थिति, खतरों और संबंधित संरक्षण प्राथमिकता वाले जीवों का मूल्यांकन भी करेगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी पूरी क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वेक्षण बिजनौर से भैया शुरू किया गया। कहां पर? बिजनौर से शुरू किया। तो मनाया गया, ये मनाया गया 24 से 31 अक्टूबर के मध्य। नवीनतम आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया था? ये किया था रोहित शर्मा ने। कब ने? रोहित शर्मा ने प्राप्त किया। प्रदान करी गई, ये करेगी जेम्स एंडरसन को। किसको? जिम्मी एंडरसन को भैया। किस